हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि अब जो नोट्स का प्राइस है वो मैंने बहुत कम कर दिया है। 25 जनवरी तक तो रहेगा ही, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम तब स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले लेना। पहले 350 में थे, अब 200 में कर दिए हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो ले सकते हैं, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जिनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनके लिए 200 में कर दिए हैं। तो आप लोग ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने पेपर अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब तक का सारा जितना भी कंटेंट था वो हमने कर लिया है, यानी 41 स्लाइड पे हम आ रहे हैं कि कल्चर क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है। तो आगे के सारे टॉपिक हम करने वाले हैं। ये पीछे का सारा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है। कल्चर जो है एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सोशल साइंस के अंदर। इसे हम साइकोलॉजी में भी यूज करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी यूज करते हैं। भाई कल्चर तो मोस्ट मतलब जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं ज्यादातर सब जगह टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेट करती है। और जो थ्योरी एग्जाम्स हैं या थ्योरी का कोई भी सब्जेक्ट है वहां पे आपको कल्चर का टॉपिक दिख ही जाएगा। तो कल्चर क्या है? यूनिक पोजीशन ऑफ मैन, इट इज ओनली डिस्टिंग्विश्ड ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी ये ही हमें औरों से अलग बनाता है। अब कोई जानवरों की थोड़ी ना कोई संस्कृति होती है। संस्कृति किसकी होती है? हमारी तो होती है। संस्कृति होती क्या है वैसे? संस्कृति होती है कि हमारे हमारे नैतिक मूल्य कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे आदर्श कैसे हैं, हमारे विश्वास कैसे हैं, हमारे मैनर्स कैसे हैं, वे ऑफ बिहेवियर हमारा कैसा है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, यानी जो हमारी जितनी भी हमारा रहने का तरीका, बोलने का तरीका, जो वे ऑफ लिविंग है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ी होती हैं। चाहे वो परंपरा हो, चाहे वो रिवाज हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो वे ऑफ लिविंग हो, वे ऑफ टॉकिंग हो, वे ऑफ बिहेविंग हो, मैनर्स हो, सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज इसके अंदर कंसीडर की जाती है। यानी ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। रिलीजियस भी आ जाता है, पॉलिटिकल भी आ जाता है, इकोनॉमिक भी आ जाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर हम कंसीडर करते हैं। और संस्कृति हमारे अंदर ही पाई जाती है, यानी ह्यूमंस के अंदर ही पाई जाती है। लेकिन ये बाय बर्थ नहीं मिलती हमको। भाई ऐसा थोड़ी है कि हमें ये हमारे जीन्स में आती है कुछ भी। हम क्या है, इसे समाज में आके सीखते हैं। समाज में आके तो आप सीखते हैं कि हाँ ये त्योहार आने वाला है, मकर संक्रांति आप लोगों ने कल मनाई, तो ये आपने क्या जन्म, आपके जन्म से जुड़ के आई थी, जीन्स में आई थी? नहीं नहीं, आपने अपने मम्मी पापा को देखा या घर में मनाते हुए देखा, तो आप लोग भी ऐसे ही मना रहे हैं। हमने अपने बुजुर्गों को देखा तो हम लोग भी उसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी संस्कृति है ना। और जो रहन सहन है, जो पहनने का तरीका है, जो कल्चर है, पूजा पाठ जो हम करते हैं, आपके घर में पूजा होती है तो आप लोग भी पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मम्मी पापा कर रहे हैं या दादी दादा कर रहे हैं। तो वो क्या है? एक संस्कृति है, हम उसे देखते आ रहे हैं और उसे हम अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि बाय बर्थ या जीन्स से हमें मिलती है। ये हम क्या है, संसार में आके सीखते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हुई कल्चर के बारे में बात। कल्चर और एजुकेशन जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एजुकेशन भी कहीं ना कहीं कल्चर को शेप करती है। भाई स्कूल में हम जाते हैं तो स्कूल में भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे होली आ रही है तो होली के बारे में कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। सेलिब्रेशंस होती हैं, साफ सफाइयां होती है। इसी तरीके से दिवाली पे होती है, होली पे हम रंग लगाते हैं तो स्कूल में भी सेलिब्रेट होती है। स्कूल में सेलिब्रेट होती है तो बच्चों को भी पता चलता है फेस्टिवल्स के बारे में। तो वो सारी चीजें हमें पता कैसे चल रही है? एजुकेशन के माध्यम से तो पता चल रही है, और हम उसे थ्योरी में भी पढ़ते हैं। तो कल्चर और एजुकेशन जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है। कल्चर जो है शेप करती है, यानी किसी भी व्यक्ति को आकार देती है कि कैसे चीजें सीखनी है, कैसे किसी को समझाना है और कैसे इस संसार को समझना है। लेकिन एजुकेशन क्या करती है? एक माध्यम का काम करती है, एक मीडियम का काम करती है। भाई एजुकेशन के द्वारा हम चीजों को सीख पाते हैं, ट्रांसमिट कर पाते हैं। एजुकेशन के माध्यम से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चीजों को पहुंचा पाते हैं, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे कोई भी मैनर्स हो, चाहे कोई भी परंपरा हो, है ना। और एजुकेशन के माध्यम से हम चीजों को संरक्षित भी करते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं, और किसी भी संस्कृति को बदल भी सकते हैं। किसके माध्यम से? एजुकेशन के माध्यम से। जैसे एजुकेशन बदलाव का ये एक टूल है ना भाई। समाज में अगर चेंज करना हो तो एजुकेशन के माध्यम से होगा, और कल्चर में भी अगर हमें कल्चरल ट्रांसफॉर्म करना है तो वो भी एजुकेशन के माध्यम से ही होगा, ठीक है।
मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चर क्या है? शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिहेवियर एंड आर्टिफैक्ट दैट कैरेक्टराइज अ ग्रुप ऑफ पीपल। वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि संस्कृति क्या होती है कि हम वैल्यूज शेयर कर रहे हैं, हम अपने विश्वास बता रहे हैं, जो हम हमारे थॉट्स हैं उसे बता रहे हैं। जैसे हम अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो वो क्या है, उनकी बातें हमें पता चलती हैं, उनके बिलीफ्स हमें पता चलते हैं, उनकी वे ऑफ थिंकिंग हमें पता चलती है, कस्टम्स के बारे में बताते हैं, वो रीति रिवाज के बारे में, परंपराओं के बारे में बताते हैं, बिहेवियर के बारे में बताते हैं। बहुत बार हम मिसबिहेव कर दें या कुछ भी गलत बोल दें तो हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें मैनर्स नहीं है। तो वो क्या है, ये सारी संस्कृति है। तो ये क्या है, हमें कैरेक्टराइज करती है, हमें शेप देती है। तो ये क्या होती है, संस्कृति होती है। इट एनकम्पासेस एवरीथिंग फ्रॉम लैंग्वेज, आर्ट एंड रिलीजन टू सोशल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। यानी इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, हमारी भाषा भी आ जाती है, हमारी कला भी आ जाती है, हमारा धर्म भी आ जाता है, हमारे सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशन, जो नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी आ जाते हैं, जो भी हमारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो भी हमारा वे ऑफ लिविंग है, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, संस्कृति के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, हिंदी की तरफ भी चल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी की तरफ मुझे इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स में बहुत बार ऐसा हो गया है कि मैंने इंग्लिश एक साइड और हिंदी एक साइड कर दिया, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। नहीं तो मैं एक साथ ही रखती हूँ। ठीक है, आगे से ये चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। तो संस्कृति की परिभाषा देख लेते हैं। टेलर ने एक डेफिनेशन दी है कि ये एक जटिल संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज, मनुष्य द्वारा समाज के सदस्य के रूप में अर्जित की गई अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल हैं। वही बात है सेम जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ज्ञान लेते भी हैं, देते भी हैं, दूसरे के विश्वास को सीखते हैं, कला सीखते हैं, नैतिकता को देखते हैं, कानून, रीति रिवाज, परंपराओं, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, और ये सारी आदतें शामिल भी हो जाती हैं और हम इन्हें ट्रांसफर भी करते हैं। हर्स्कोविटस ने एक डेफिनेशन दी है कि संस्कृति क्या है, पर्यावरण का वह हिस्सा है जो मानव द्वारा निर्मित है। यानी हम लोग ही तो निर्मित करते हैं इसे। कोई भी परंपरा है वो किसी इंसान ने तो बनाई है, उसे ही फॉलो करते आ रहे हैं। बुजुर्गों ने जो चीजें बनाई हैं उन्हें फॉलो अप करते आ रहे हैं। बस ये है कि अब मॉडर्नाइजेशन आ गया तो चीजें थोड़ी सी अपग्रेड हो गई हैं, है ना, बाकी चलती तो वही आ रही हैं। अब इसकी प्रकृति कैसी है, कैसा स्वरूप है, कैसा इसका नेचर है? भाई संस्कृति क्या है, सीखी जाती है। जो मैंने शुरू में बताया कि भाई ये हमें जीन्स में तो आती नहीं है या कोई जेनेटिक चीज तो ये है नहीं। हम क्या है, जन्म लेने के बाद जब संसार में आते हैं तब हम चीजों को सीखते हैं। तो सीखते कैसे हैं, सामाजिक संपर्क में, लोगों के संपर्क में आके सीखते हैं, या फिर बहुत बार बहुत सारी चीजें अपने अनुभव से भी सीखते हैं। अब जैसे कि जो लड़कियां होंगी जिनकी शादी नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होता कि शादी के बाद किस तरीके से, जैसे कोई सी तिथि आ रही है, क्या वो अमावस्या कब आ रही है, ये सारी चीजें हम तब सीखते हैं जब हमें एक्सपीरियंस होता जाता है, हमें अनुभव होता है। उससे पहले हमें नहीं पता होता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम सामाजिक संपर्क में, लोगों के संपर्क में आके सीखते हैं, है ना। सामूहिक होती है यानी ग्रुप में होती हैं। सामुदायिक और सामाजिक घटनाएं जैसे समाज के सदस्य साझा करते हैं एक साथ। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी चीज हो, कोई भी परंपरा हो, रीति रिवाज हो, सब क्या है, सामूहिक तरीके से ही होती हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका परिवार तो मना रहा है और एरिया कोई कुछ नहीं करेगा, या फिर कोई भी फेस्टिवल है या कोई भी चीज है तो आप लोग तो कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, सब करते हैं। जहां भी आप रहते हैं, किसी सिटी में रहते हैं, किसी गाँव में रहते हैं, किसी भी कॉलोनी के अंदर रहते हैं, तो वहां सब लोग करते हैं। तो ये क्या होती है, सामूहिक होती है। गतिशील होती है, यानी ऐसा नहीं है कि आज है तो सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी, स्टैटिक रहेंगी, नहीं, बदलती रहती है, गतिशील है, फ्लेक्सिबल है। तो संस्कृति क्या है, समय के साथ बदलती है और पर्यावरण, प्रायोगिकता तथा सामाजिक जरूरतों के अनुसार बदलती है। चीजें क्या है, चेंज होती जा रही हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो सारी चीजें अपग्रेड हो रही हैं। जैसे कि बाबा लोग हैं, अगर आज से 100 साल पहले साधुओं को देखा जाए तो पहले के टाइम पे बहुत सिंपल साधु मिलते थे, लेकिन अब क्या है, मॉडर्नाइजेशन है तो साधु भी मॉडर्न हो गए हैं, अच्छी कार उनके पास हैं, अच्छे ब्रांड वो यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये संस्कृति गतिशील ही तो हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो चीजें क्या है, चेंज होती जा रही हैं। प्रतीकात्मक है, संस्कृति के कई पहलू प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। जैसे कि भाषा भी एक तरीके से हमारी संस्कृति में ही कंसीडर की जाती है। मैं जैसे बोलती हूँ तो मेरी लैंग्वेज देख के कोई भी पहचान लेगा किस एरिया की लड़की है। बिहार साइड का कोई भी होगा, हम उनकी भाषा देख के पहचान लेंगे कि हाँ बिहार साइड के हैं। तो ये भाषा से भी पता चलता है। तो ये क्या है, प्रतीक यानी चिन्ह, सिंबल से पता चलता है, कला से पता चलता है, अनुष्ठान से पता चलता है। समेकित है यानी सुसंगत प्रणाली है जिसमें सभी भाग आपस में जुड़े हुए हैं। सारे क्या है, एक साथ कोऑर्डिनेट हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं।
सार्वभौमिक है लेकिन विविध है। सार्वभौमिक यानी भाई परंपराएं तो सबकी होती हैं लेकिन विविध हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। अब हमारे यहाँ पे शादी जो होती है, शादी में फेरे होते हैं, बहुत सारी चीजें अलग हो सकती हैं। किसी दूसरे एरिया में जाएं तो वहां कुछ और प्रोसेस हो सकता है। जैसे किसी के यहाँ पे क्या होता है कि देखने जाते हैं तभी मांग भरी जाती है, हमारे यहाँ क्या होता है फेरों में भरी जाती है। तो विविध है लेकिन है तो सार्वभौमिक। शादी तो सभी जगह होती है, प्रोसेस तो वही है लेकिन विविध है, अलग अलग तरीके की है। ठीक है। संस्कृति के प्रकार, प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप देख लो कल्चर के। भौतिक संस्कृति यानी भौतिक में क्या होता है? मूर्त पहलू जैसे उपकरण, प्रादियोगिक, भवन, कला, वस्त्र और कलाकृति यानी जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है, जितने भी ये भवन है, जितने भी आर्ट्स हैं, जितनी भी ये सारी चीजें हैं, प्रादियोगिक हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी ये किसके अंदर आती है? भौतिक जगत के अंदर आती है। मेटीरियल संस्कृति, मेटीरियल कल्चर के अंदर आती है। अभौतिक के अंदर क्या आते हैं? जैसे कि हमारी वैल्यूज हैं, जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे विश्वास हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी भाषा है, वो सारी क्या है? अभौतिक चीजें हैं। ठीक है। जो हमारे गुण होते हैं, जिन्हें हम गुण कहते हैं कि भाई कैसे हम वे ऑफ कंडक्ट, हमारी बातचीत करने का तरीका कैसे है, हमारे मैनर्स कैसे हैं, हम किस तरीके से लोगों से बिहेव कर रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं, कैसे हमारे मोरल वैल्यूज हैं, कैसे हमारे इथिक्स हैं। तो ये सारी क्या है? अभौतिक संस्कृति है। उच्च संस्कृति क्या है? उच्च संस्कृति यानी उच्च वर्ग या अभिजात वर्ग से जुड़ी हुई, जैसे कि ललित कला, शास्त्रीय संगीत, जैसे कि भरतनाट्यम, ये क्या है? उच्च संस्कृति है। बौद्धिक गतिविधियां जितनी भी होती हैं वो सारी क्या है? उच्च संस्कृति हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं? आर्ट जो ड्राइंग बनाई जाती है, ये सारी चीजें, ये शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय कला है, शास्त्रीय डांस जो है, ये नृत्य जो है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, जो भी उच्च कला है। ठीक है। तो वो क्या होती है? उच्च संस्कृति। लोक संस्कृति क्या है? पारंपरिक प्रथाएं और रीति रिवाज जो मौखिक रूप से पीढ़ियों तक पहुंचती है, बहुत सारी चीजें है ना। लोकप्रिय संस्कृति, मीडिया और प्रवृत्तियों से प्रभावित जनता द्वारा व्यापक रूप से साझा की गई प्रथाएं, यानी बहुत बार हम सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज देखते हैं या कोई भी प्रथाएं जो एक दूसरे में इस तरीके से घूम रही हैं। उप संस्कृति क्या होती है? बड़ी संस्कृति के भीतर की संस्कृति जिसमें विशिष्ट मानदंड और मूल्य होते हैं। जैसे युवा उप संस्कृति यानी छोटे बच्चों का ग्रुप है या नई पीढ़ी का ग्रुप है या किसी एरिया में कोई चीज चल रही है। ठीक है, मतलब छोटे लेवल पे। विरोधी संस्कृति क्या है? सामाजिक मानदंडों को अस्वीकार करने वाली संस्कृति, जैसे 1960 के दशक का हिप्पी आंदोलन। ठीक है, बहुत सारी क्या है? विरोधी संस्कृति होती है। शिक्षा में संस्कृति की भूमिका यानी कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन के अंदर? तो ज्ञान का स्थानांतरण, भाई जो नॉलेज है उसे ट्रांसमिट करती है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती है। हम लोग सीख रहे हैं, फिर आगे हम किसको सिखाएंगे? अपने बच्चों को सिखाएंगे, जो वो बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का स्थानांतरण होती रहेगी, नॉलेज ट्रांसफर होती रहेगी। पहचान का विकास करती है, यानी पहचान को पोषित करती है और विविधता में एकता को बढ़ावा देती है। आलोचनात्मक सोच का संवर्धन करती है, यानी मौजूदा संस्कृति मानदंडों पर प्रश्न उठाने, उन्हें बदलने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे कि अब नई पीढ़ी है तो बहुत सारी चीजें हम लोग भी कहते हैं कि ये क्या है, इसका कोई मतलब थोड़ी ना बनता है। तो बहुत सारी चीजों पे हम भी अपने पॉइंट उठाते हैं, हम भी अपनी बात रखते हैं। तो इससे क्या है? आलोचनात्मक सोच का भी संवर्धन होता है। अनुकूलन होता है और नवाचार होता है। बहुत सारी नई चीजें भी ऐड होती हैं और बहुत सारी चीजों में हम एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करती है। सामाजिकरण भी करती है, तो व्यक्तियों के समाज में उत्पादक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करती है। सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षा की भूमिका। अब देखो सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षा की क्या भूमिका है कि वही जो पॉइंट आए हैं पीछे वही सेम ऐसे रहेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। संस्कृति का संरक्षण, भाई संस्कृति विरासत का स्थानांतरण यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। भाषा और साहित्य का संरक्षण और साहित्यिक पहचान, सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण यानी अपने इतिहास और परंपराओं को जानकर व्यक्ति में जुड़ाव और पहचान की क्षमता विकसित होती है। संस्कृति का परिवर्तन यानी आलोचनात्मक सोच को विकसित करना। तो शिक्षा क्या करती है? सांस्कृतिक मानदंडों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें पुराने या हानिकारक प्रथाओं को चुनौती दी जा सकती है। यानी बहुत सारी परंपराएं ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती और हम उन पे अपने क्वेश्चंस करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। नवाचार, कुछ नवाचार यानी रचनात्मकता और नवाचार को भी बढ़ावा देती है शिक्षा। वैश्विक प्रभाव का भी असर पड़ता है एजुकेशन से, यानी एजुकेशन ही एक तरीके से चेंज लेके आता है।
सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, यानी सांस्कृतिक विविधता यानी हर एरिया या हर स्टेट में अलग अलग कल्चर चलता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, तो उस विविधता को बढ़ावा भी देना और सम्मान भी देना, यानी बहुसंस्कृतिकवाद। अलग अलग संस्कृति के लोग अगर एक साथ बैठे हैं बच्चे, तो सभी को क्या है, रेस्पेक्ट करना। तो आधुनिक शिक्षा विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों का सम्मान और मूल्यांकन करने के महत्व पर बल देती है। विविधता में एकता यानी यूनिटी को फॉलो करती है, तो साझा मानवीय मूल्य और सांस्कृतिक विविधताओं को सिखाकर क्या करती है, सामंजस्य को बढ़ावा देती है, एडजस्टमेंट को। अंतर सांस्कृतिक संवाद यानी व्यक्तियों को बहुसांस्कृतिक दुनिया में प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए तैयार करती है। और एजुकेशन क्या करती है, सामाजिकरण तो हमारा करती ही है, यानी मानदंड और मूल्य सिखाती है। तो शिक्षा क्या है, सामाजिक मानदंडों को इम्पार्ट करती है। इम्पार्ट देखो यहाँ ट्रांसलेट नहीं हुआ, जिसके व्यवहार और दृष्टिकोण आकार लेते हैं। भूमिका का विकास करती है, यानी व्यक्तियों को अपने सांस्कृतिक ढांचे के भीतर उनकी भूमिकाओं को समझने में मदद करती है। भारतीय समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या हैं, कैसे संस्कृति कहाँ कहाँ बदल रही है, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि पारिवारिक संरचनाओं में बदलाव। शहरी क्षेत्रों में पहले क्या था, देखो यहाँ पे गड़बड़ है इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। पहले के टाइम पे क्या थी, जॉइंट फैमिली रहती थी, संयुक्त परिवार थे। लेकिन अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, यानी अब चार लोगों की फैमिली हो गई है, 5 की हो गई है, कोई 2 ही, मतलब हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हैं, बस उनके आगे से बच्चे हो गए तो बस 2 ही लोग रह रहे हैं। तो क्या है, अब न्यूक्लियर फैमिली की ओर सब लोग चल रहे हैं। लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन, यानी पहले के टाइम पे लड़कियां घर संभालती थी और लड़के बाहर जाते थे कमाने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे लड़कियों को पढ़ाया भी जा रहा है और वो जॉब करने बाहर भी जा रही हैं, यानी वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो क्या है, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। युवा और आधुनिक जीवन शैली, जो पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपनाती है उन्हें पारंपरिक मूल्यों और समकालीन प्रवृत्तियों में सम्मिश्रण होता है, यानी बहुत सारी चीजें हम ट्रेडिशनल भी फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो नई चीजों को भी हम एडॉप्ट कर रहे हैं, एडेप्ट कर रहे हैं। धार्मिक प्रथाओं में बदलाव हो रहा है। पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ साथ आध्यात्मिक प्रथाओं और धर्म निरपेक्षता का भी उदय हो रहा है, यानी इनमें भी थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। सांस्कृतिक संकरण यानी क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन, पता नहीं क्या है, भारतीय और वैश्विक प्रभावों का सम्मिश्रण। अच्छा, जो फैशन, संगीत, सिनेमा और खान पान से स्पष्ट है, यानी जो ग्लोबलाइजेशन है, यानी दूसरे वेस्टर्न जो कल्चर है और हमारा जो कल्चर है उसको एक तरीके से क्या करना, मिक्स करके फॉलो करना। जैसे फैशन को फॉलो करते हैं तो साड़ी भी पहन रहे हैं, जीन्स भी पहन रहे हैं, शॉर्ट्स भी पहन रहे हैं। संगीत में जो पुराने गाने थे या जो सिंपल हिंदी सॉन्ग है उन्हें फॉलो कर रहे हैं, हनी सिंह के रैप भी सुन रहे हैं। इसी तरीके से सिनेमा है, इसी तरीके से खान पान है कि घर का खाना भी खा रहे हैं, बाहर का भी खा रहे हैं। तो ये क्या है, सांस्कृतिक संरक्षण है, संकरण। कल्चरल क्राइसिस क्या है, देखो कल्चरल क्राइसिस जैसे कि मॉडर्निटी आ रही है, तो हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कम होती जा रही है, छूटती जा रही है। तो मॉडर्निटी एक तरीके से क्राइसिस का काम कर रहा है, उसके अंदर अड़चन डाल रहा है कल्चरल के अंदर। हमारे घर के या कोई भी फैमिलीज हैं, सब चाहते हैं कि बिल्कुल सादा जीवन रहे, सिंपल कपड़े पहने, लेकिन मॉडर्निटी क्या है, उसमें क्राइसिस डाल रही है, तो वो होता है कल्चरल क्राइसिस। तो संस्कृति क्या है, संकट में है। संस्कृति संकट तब उत्पन्न होता है जब कोई समाज अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं, पहचान और मानदंडों में महत्वपूर्ण विघटन या अस्थिरता का सामना करता है। यानी जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो भी हमारी पहचान है, जो हमारे यहाँ के रूल रेगुलेशन है, उनमें बदलाव आना या विघटन पड़ना या अस्थिरता होना या कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस होना, तो वो क्या कहलाता है, सांस्कृतिक संकट या कल्चरल क्राइसिस कहलाता है। जो तेजी से या परस्पर विरोधी परिवर्तनों के कारण होता है। अगर इंडिया में देखा जाए, भारतीय संदर्भ में सांस्कृतिक संकट परंपरा और आधुनिकता के टकराव, वैश्वीकरण, राजनीतिक तनाव और सामाजिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है। अब जो इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में आधुनिकता पूरी चरम सीमा पे है, मॉडर्नाइजेशन या वेस्टर्न कल्चर को जो हम अपना रहे हैं, तो उससे क्या है, चीजें क्लैश कर रही हैं। तो वो क्या है, वो कल्चरल क्राइसिस ही हुआ है। वैश्वीकरण को फॉलो कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें भी एक दूसरे से क्या कर रही हैं, क्लैश कर रही हैं। तो ये क्या है, सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये चीजें उत्पन्न हो रही हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कल्चरल क्राइसिस बोलते हैं। ये संकट सांस्कृतिक प्रथाओं की एकता, पहचान और निरंतरता के लिए चुनौती पेश करते हैं। तो भाई चैलेंजेस ही हुए है ना इन सब चीजों के लिए।
अब कल्चरल क्राइसिस क्या है कि सांस्कृतिक पहचान की हानि हो रही है ना। तो व्यक्ति या समुदाय को अपनी पारंपरिक मान्यता, अब देखो एक चीज बताती हूँ, हमारे इधर चलता था पहले धोती कुर्ता, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बदला तो पैंट शर्ट आ गई, फिर और टाइम चेंज हुआ तो जीन्स भी आ गई। अब आज के टाइम में जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो तो कोई भी पैंट नहीं सलवार के पहनता, बहुत कम रेयरली पहनते हैं। तो क्या पहनने लगे हैं? जीन्स। तो ये क्या है, वो एक तरीके से हिडन ही होगा। अब कुर्ता कोई ना पहनता है, कुर्ता पजामा, पजामा तो तब भी पहन लेते हैं, कुर्ता धोती नहीं पहनते। तो ये क्या है, जो सांस्कृतिक पहचान थी वो एक तरीके से उसकी हानि भी हो गई, अब धीरे धीरे वो लॉस ही हो गई, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो चीजें खत्म ही हो जाएंगी। ठीक है। मूल्यों का टकराव, यानी पुराने और नए सांस्कृतिक मानदंडों के बीच क्या है, विरोधाभास से भ्रम या सामाजिक तनाव पैदा होता है। तो हमारे वैल्यूज कुछ और हैं, हमारे पेरेंट्स के या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके वैल्यूज जो हैं वो अलग हैं, हमारे वैल्यूज अलग हैं, या हमारे थॉट अलग हैं, उनके थॉट अलग हैं। तो उसके बीच में भी क्या होता है, टकराव होता है। धरोहर का क्षरण, यानी तेजी से जो मॉडर्निटी आ रही है उसमें पारंपरिक ज्ञान, प्रथाओं या भाषाओं को कमजोर कर सकता है। कमजोर कैसे कर रहा है? हिंदी। अब किसी भी स्कूल में हिंदी पे थोड़ी ना फोकस होता है, सब किस पे फोकस करते हैं, इंग्लिश पे फोकस करते हैं, कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता हिंदी बिल्कुल भी चलन में होगी। देखो जैसे संस्कृत को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। मैंने तो अपने जीवन में कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं, मतलब हमारे स्कूल, मैं तो इतने नए जमाने की भी नहीं हूँ। अब तो जो छोटे बच्चे आ रहे हैं उनसे तो हम उम्मीद कर भी सकते हैं, लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ वहाँ संस्कृत कभी पढ़ाई ही नहीं गई, तो मुझे संस्कृत आती नहीं है। लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जा रही। तो संस्कृत क्या है, बिल्कुल हट ही गई है, मतलब, है ना। तो ये क्या है, धरोहर का एक तरीके से लैक हो रहा है। तो संस्कृत, और इसी तरीके से हिंदी है, जो हिंदी लैंग्वेज है अभी तक तो चल रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो हिंदी भी क्या है, हिंदी भी हट जाएगी। भारतीय समाज में सांस्कृतिक संकट के कारण क्या है? ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण हो रहा है, सारी चीजें वेस्टर्न चीजों को हम अपना रहे हैं, हमारा जो रहने सहने का तरीका है, जो हमारी जीवन शैली है वो भी बदल रही है। तो इससे क्या है, जितने भी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो नष्ट होते जा रही हैं, वो कम होती जा रही हैं, उनका लॉस होता जा रहा है ना। शहरीकरण हो रहा है, यानी गांव से लोग क्या है, शहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये शहरीकरण भी एक तरीके से चेंज लेके आ रहा है, जो संस्कृति है वो एक तरीके से क्राइसिस ही हो रहा है। अब जैसे कि वही मैं एग्जांपल अभी पहले भी दिया था कि पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे गांव के अंदर, लेकिन शहर में कोई ना 20 आदमी के साथ रह सकता है। घर के अंदर 20 से 25 आदमी अगर रहेंगे तो बस फिर तो हो गया काम खराब सर। तो क्या है, शहरों में संयुक्त परिवार नहीं होते, क्या होते हैं, एकल परिवार होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती है। पीढ़ीगत संघर्ष, यानी युवा पीढ़ी जो है वो आधुनिक विचारधाराएं अपनाती है। आज की जो थॉट पावर है, आज के जो थॉट है उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे थॉट मैच ही नहीं होते। जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज है या इंटर रिलीजन मैरिज है, तो उन लोगों से थॉट मैच नहीं होते। तो ये क्या है, पीढ़ीगत संघर्ष है। तकनीकी प्रगति, यानी डिजिटलाइजेशन आ रहा है, सारी चीजें एआई से हो गई हैं। तो डिजिटल मीडिया व्यक्तियों को विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में लाता है, जिससे पहचान खत्म होती है, पहचान भ्रम उत्पन्न हो सकता है। डिजिटल मनोरंजन को लोकप्रियता के कारण पारंपरिक कला रूपों का पतन। आप देखो, अच्छा, जो आजकल डांस चल रहे हैं एक्चुअल में तो ये हमारी संस्कृति का नहीं है। अब आपको आज का डांस दिखाया जाए और भरतनाट्यम दिखाया जाए तो आपको किस में इंटरेस्ट आएगा? आज वाले में ही आएगा, है ना। अब हरियाणवी चलाने लगे हैं आपके सामने और भरतनाट्यम चला दें तो कोई देखेगा भरतनाट्यम को? नहीं ना। तो क्या देखेंगे हम? हरियाणवी देखेंगे। तो ये क्या है, तकनीकी प्रगति के कारण हो रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण, यानी धार्मिक त्योहारों या पूजा स्थलों पर संघर्ष, यानी सांप्रदायिक तनाव और धर्म का राजनीतिकरण भारत में धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डाल सकता है। अब जैसे कि कास्ट सिस्टम को लेके बहुत सारी चीजें आती हैं, पॉलिटिक्स खेली जाती है, तो ये भी एक तरीके से कल्चरल क्राइसिस ही है। और कारण क्या है, जाति और सामाजिक पदानुक्रम, यानी सामाजिक समानता के लिए आंदोलन या पारंपरिक जाति आधारित प्रथाओं को चुनौती देते हैं। जैसे आरक्षण, SC ST OBC, तो ये भी एक क्या है, ये भी कारण है। जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तन, यानी वनों की कटाई के कारण जनजातियों को अपनी पारंपरिक आजीविका खोना, या फिर गांव से शहर की तरफ आ गए तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस हो गए, बहुत सारी संस्कृति जो है वो छोड़ दी गई और कुछ ही फॉलो हो पा रही है जो मेन है ना।
अब नेक्स्ट टॉपिक है कल्चर एंड सोसाइटी। तो संस्कृति के बारे में तो हम पढ़ के ही आए हैं कि संस्कृति क्या है, जो चीजें हम सीखते हैं, जो चीजें हम शेयर करते हैं, समाज के द्वारा कुछ सीखी जाती है, समाज में कैसे व्यवहार करना है, क्या हमारे आइडियाज हैं, क्या हमारे मूल्य हैं, क्या हमारे रीति रिवाज हैं, कैसे हम लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये क्या होती है, संस्कृति होती है। तो फिर अ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम टेरिटरी कंस्टिट्यूट अ सोसाइटी। और जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, सेम चीज को फॉलो कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक समाज बोलते हैं, एक सोसाइटी बोलते हैं। जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रहते हैं किसी भी एरिया में, किसी भी प्लेस पे, और सारे लोग क्या है, सेम चीजों को फॉलो कर रहे हैं। सेम चीजें यानी वैसे तो वहाँ अलग धर्म के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन फॉलो तो सभी कर रहे हैं। तो वो एक क्या कहलाता है, वो एक समाज बन जाता है, यानी बहुत सारे लोगों को मिला के समाज बनाया जाता है। तो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, सेम भाषा है हम लोगों की, डे टू डे एक्सचेंज, हम चीजें सेम कर रहे हैं, कॉमन कल्चर को अपना रहे हैं, चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक सोसाइटी कहलाता है। Culture from its component and society. According to him, culture is the way of life of the people, while a society is an organized, interactive aggregate of individuals who follow a given way of life. In simple terms, a society is composed of people the way they behave in their culture. यानी जैसे हम अपने एरिया में जहाँ भी हम रहते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं लोगों के बीच में, वो क्या कहलाता है, वो एक सोसाइटी कहलाती है, जो ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर हम रहते हैं। ठीक है। और कल्चर क्या कहलाता है, जो कल्चर हमारा उठना बैठना, हमारे मैनर्स, हमारे मूल्य, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी संस्कृति कहलाती हैं। और जिस जगह हम सारे लोग रहते हैं और मिलके सेम काम कर रहे हैं, वो एक समाज कहलाता है। कल्चर और सोसाइटी जो है इंटरलिंक है एक दूसरे से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में। सोसाइटी से क्या समझते हैं, वही कि पीपल लिविंग टुगेदर इन अ डिफाइंड टेरिटरी, यानी किसी भी एरिया में सारे लोग साथ रह रहे हैं। लेकिन कल्चर में क्या है कि सब लोगों के मूल्य जो हैं, मूल्य एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स मैच कर रहे हैं या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं, वहाँ के रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ की परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, जिस ग्रुप में हम रह रहे हैं, जिस एरिया में, जिस टेरिटरी, जिस स्टेट, जिस लोकेशन में हम रह रहे हैं। ठीक है। फिर से वही आ गया कल्चर, सेम। तो कल्चर क्या है, एटीट्यूड, प्रैक्टिस, सिंबल, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो बार बार बताने का। की कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, कल्चर के कंपोनेंट क्या है। मटेरियल कल्चर, मटेरियल कल्चर क्या होता है, जैसे कि सांस्कृतिक धरोहर जो होती हैं, जैसे ताजमहल है, ये ट्रेडिशनल इंडियन साड़ीज हैं, तो ये क्या है, मटेरियल कल्चर के अंदर आ जाते हैं। कोई भी टूल्स हो सकते हैं, कोई भी क्लोथिंग हो सकते हैं, जैसे कि हल जिसे बोलते हैं हम, तो वो किसके अंदर आ जाता है, संस्कृति के अंदर आ जाता है। आगे थोड़ी ना कोई किसी को हल देखने के लिए मिलेंगे जिनसे खेतों के अंदर जुताई होती है, हाँ, जो भी वो डोली बनती है, तो वो टूल्स थोड़ी ना देखने के लिए मिलेंगे। कपड़े जो अब धोती कुर्ता की बात कर लेते हैं, धोती कुर्ता आज के टाइम पे लड़के थोड़ी ना पहनते, लेकिन हमारे बाबा जी पहना करते थे। तो क्या है, ये मटेरियल कल्चर है, बिल्डिंग्स हैं, तो ये सारे क्या है, मटेरियल कल्चर के अंदर आते हैं, ताजमहल या फिर ट्रेडिशनल इंडियन कोई भी ड्रेसेस। नॉन मटेरियल कल्चर क्या होते हैं कि जो वैल्यूज होते हैं, जो मटेरियल चीजें नहीं हैं, यानी जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारे विश्वास हैं, जो हमारी भाषा है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे घर में चीजें फॉलो होती हैं। लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज यानी हिंदी हमारी लैंग्वेज, तमिल, बंगाली, जहाँ पे जो बोली जाती है। नॉर्म्स एंड वैल्यूज क्या है कि दूसरों का हम सम्मान कैसे कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां हम बड़ों को किस तरीके से सम्मान कर रहे हैं। सिंबल्स क्या है, जैसे नेशनल फ्लैग है, तो ये भी हमारा क्या है, संस्कृति या धरोहर, पहचान है। सोसाइटी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं, जहां लोग एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है कल्चर का या फिर ग्रुप्स ऑफ पीपल का। कैरेक्टरिस्टिक क्या है सोसाइटी की, सोशल स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि परिवार होता है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट है, ये सारे क्या है, सामाजिक संरचना, यानी जहां से समाज बनता है, परिवार से, एजुकेशन से हमारा सामाजिकरण होता है, सरकार के द्वारा, एनजीओज के द्वारा। शेयर टेरिटरी यानी डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया वेयर पीपल को एग्जिस्ट, जहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में। इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया करना, ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक दूसरे से क्या है, बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक सोशल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव यानी गोल सच एज सेफ्टी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और कल्चरल प्रिजर्वेशन, यानी अपनी संस्कृति को बचाना, गोल्स को फॉलो करना, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ये सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के होते हैं। कल्चर और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है,
एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, परस्पर संबंधित हैं या एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो कल्चर और सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि सोसाइटी एक स्ट्रक्चर, एक संरचना प्रदान करती है, लेकिन कल्चर क्या है, कंटेंट देती है, यानी हमें रहने का तरीका देती है, हमें वैल्यूज हमारे अंदर डेवलप करती है, हम कैसे बातचीत करने हैं, हमारे जो मैनर्स हैं वो हमें प्रोवाइड करती है कौन, हमारी संस्कृति, है ना। जैसे कोई अच्छा बिहेव करे या कोई अच्छी तरीके से रहे तो उसे देख के क्या कहा जाता है कि अच्छे घर का बच्चा है ना, अच्छे खानदान का बच्चा है, अच्छी संस्कृति में पला बड़ा है, संस्कार कितने अच्छे हैं। तो कल्चर हमें क्या देता है, संस्कार देता है, लेकिन सोसाइटी हमें क्या देती है, एक स्ट्रक्चर देती है। बिना कल्चर के सोसाइटी का कोई डायरेक्शन नहीं है, और बिना सोसाइटी के कल्चर भी ट्रांसमिट नहीं हो सकता, है ना। अगर कोई सिंगल परिवार रह रहा है, सिंगल इंसान रह रहा है, तो वो कल्चर थोड़ी ना ट्रांसमिट करेगा। तो बच्चे पूछेंगे कि दूसरे लोग ये चीज क्यों नहीं सेलिब्रेट करते, फिर वहां कहाँ क्या जवाब देंगे। तो बिना सोसाइटी के भी कुछ नहीं है और बिना कल्चर के भी कुछ नहीं है। कल्चर जो है शेप देता है सोसाइटी को, जहां लोग रहते हैं वो जो हमारी संस्कृति है वो शेप देती है हमें, है ना, कि हम कैसे व्यवहार करेंगे और कैसे हम इंटरेक्शन करेंगे। जैसे कि इन इंडिया अरेंज्ड मैरिज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल बिलीफ्स, यानी जो अरेंज मैरिज है वो क्या है, एक सांस्कृतिक विश्वास ही है जो पीछे से चला आ रहा है। सोसाइटी सस्टेन कल्चर, यानी सोशल इंस्टीट्यूशन, सबसे पहला जो सोशल इंस्टीट्यूशन होता है वो फैमिली होता है, क्योंकि बच्चे का जो सामाजिकरण है वही बच्चा अपने घर में तो सीखता है कि किस तरीके से मम्मी के पैर छूने हैं, पापा के पैर छूने हैं, बड़ों से नमस्ते करनी है। तो ये पहला जो सामाजिकरण है वो फैमिली से होता है और स्कूल से होता है, और ये लोग प्रिजर्व भी करते हैं और कल्चरल ट्रेडिशन को पास भी करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे आगे सिखाते हैं। डायनामिक रिलेशनशिप, कल्चर और सोसाइटी टाइम के साथ बदल रहे हैं, इवोल्व हो रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे डिजिटलाइजेशन आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, मॉडर्निटी आ रही है, तो ये चीजें क्या है, इवोल्व होती जा रही हैं। तो ये रिलेशन कैसा है, गतिशील है, डायनामिक है, चेंज होता जा रहा है। अब डिफरेंस देख लीजिए कल्चर और सोसाइटी में, यानी संस्कृति में और समाज में। तो संस्कृति में क्या है, हम प्रैक्टिसेस, जो काम हम कर रहे हैं शेयर करते हैं, कोई त्योहार हमारे यहाँ मन रहा है, पड़ोस में भी मन रहा है। वैल्यूज, अपने हम मूल्य शेयर करते हैं, अपने विश्वास, जो हमारा थॉट है, दूसरों का थॉट है, वो शेयर करते हैं हम। लेकिन सोसाइटी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ टेरिटरी, यानी एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग रह रहे हैं किसी भी एरिया में। कल्चर इंटेंजिबल आइडियाज और वैल्यूबल और टेंजिबल भी होते हैं। सोसाइटी में क्या है, एक सामाजिक संस्था या सामाजिक संगठन या सामाजिक संरचना। डायनामिक है, ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी संस्कृति जो है गतिशील है, चेंज हो रही है, लेकिन सोसाइटी जो है चेंज तो हो रही है, चेंज मोर स्लोली एज इट इन्वॉल्व्स सोशल सिस्टम्स, यानी ये भी चेंज हो रही है। दोनों डायनामिक हैं, दोनों फ्लेक्सिबल हैं, दोनों चेंज हो रहे हैं। ये जो संस्कृति होती है हमें पहचान देती है, अर्थ देती है, लेकिन सोसाइटी जो है हमें एक संरचना देती है। अच्छा, इस एरिया में ये लोग रहते हैं, इस एरिया में ये लोग रहते हैं, तो वो क्या है, एक संरचना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों का समूह है। लेकिन कल्चर से क्या है, हमें पहचान मिलती है, अच्छा इस खानदान से है ये इसकी संस्कृति, ये इसके संस्कार ऐसे हैं, है ना। कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग संस्कृति हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर वाले लोग रहते हैं, तो बहुत सारी विविधता यहाँ पे पाई जाती हैं, क्योंकि मल्टीपल रिलीजन्स हैं, भाषाएं भी अलग हो सकती हैं, एथनिक ग्रुप है, क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट कल्चरल टेपेस्ट्री, यानी जैसे कि दिवाली भी मनती है हमारे इंडिया के अंदर, ईद भी बनता है, क्रिसमस भी बनता है ना। तो ये क्या है, बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर जैसे कि कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन प्रैक्टिसेस थ्रू डिमोनाइजिंग स्टिल इन्फ्लुएंसिंग रूरल एरियाज, यानी इंस्टीट्यूशनल कास्ट सिस्टम हैज हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। जो कास्ट सिस्टम है वो भी बहुत प्रभावित करता है, जैसे कि सेम कास्ट में शादी होना, लेकिन अगर इसे आज के टाइम में देखें तो इंटर कास्ट शादी हो रही है ना। मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी Indian society evolving with modern education, technology and global influences leading to cultural shift, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, आधुनिकरण आ रहा है, वैश्वीकरण आ रहा है, तो चीजें क्या है, चेंज हो रही है। तो संस्कृति क्या है, थोड़ी थोड़ी बदल भी रही है, शिफ्ट भी हो रही है, थॉट पावर चेंज हो रही है। वही एग्जाम्पल घूम फिर के हर जगह वही आ रहा है, न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पहले के टाइम पे परिवार के अंदर 20 लोग रहते थे, 25 लोग रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे 5 भी मुश्किल ही मिल पा रहे हैं, है ना।
हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब है कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो कल्चर तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वही सेम है। सिविलाइजेशन पढ़ लेते हैं। सिविलाइजेशन क्या है? कल्चर तो एक छोटा सा पार्ट हो गया, सिविलाइजेशन होती है सभ्यता। इसके अंदर ये यानी एक ब्रॉड लेवल पे काम करना, इसके अंदर साइट्स आ जाती हैं, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन है। तो वो एक सभ्यता कहलाती है, यानी प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये क्या हो गया? सभ्यता क्या है? मानव समाज के एक प्रगतिशील अवस्था है, यानी जिसमें क्या है, एक तरीके से प्रोग्रेशन चल रहा है, तो जिसमें उन्नत सांस्कृतिक स्तर और मानक शामिल होते हैं। सांस्कृतिक विकास का एक चरण है, यानी एक कल्चर, जो कल्चरल प्रोग्रेशन हमने देखा, जो हम कल्चरल पढ़ के आए हैं, उसी का ये एक चरण है, लेकिन उससे बड़े लेवल पे काम करती है सिविलाइजेशन। सभ्यता विभिन्न तत्वों का एक जटिल संगठित रूप है। तत्व किसी समाज या राष्ट्र की छवि को क्या करते हैं? आकार देते हैं। ये छवि उस समाज या राष्ट्र की पहचान बन जाती है। सभ्यता के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? सामाजिक आर्थिक कारक शामिल होते हैं। शहरों में जो विकास हो रहा है वो भी सभ्यता ही है, वो भी सिविलाइजेशन है। शासन प्रणाली जो है, जो हमारे यहाँ पे रूल्ड सिस्टम है, वो भी क्या है? सिविलाइजेशन है। जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेशन हो रहा है, यानी तकनीकी जो है आगे बढ़ती जा रही है, उसकी प्रगति हो रही है, तो वो भी सभ्यता का ही हिस्सा है। सामाजिक संरचना यानी जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो भी सभ्यता के अंदर है। धार्मिक प्रणाली या भाषा और खाद्य स्थिरता के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाता है, यानी ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। तो सभ्यता के अंदर क्या आ गया? सोशल सिस्टम आ गया, शहरी विकास आ गया, यानी जितना भी विकास हो रहा है, जितना भी प्रोग्रेशन हो रहा है, वो क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। तो ये क्या है? एक प्रगतिशील अवस्था है, व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है जहां मानव अस्तित्व को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक उन्नत स्तर पर विकसित किया जाता है, यानी प्रोग्रेस की बात की जा रही है। वो प्रोग्रेस सामाजिक आधार पे भी हो सकता है, आर्थिक आधार पे हो सकता है, शहरी विकास पे हो सकता है, किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी में हो सकता है, सोशल स्ट्रक्चर में हो सकता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? कोई भी उद्गम स्थल हो सकता है, विशेषीकृत कार्यकर्ता हो सकते हैं, जटिल संस्थाएं हो सकती हैं, रिकॉर्ड रखना यानी जटिल अर्थव्यवस्था में अभिलेखों का रखरखाव महत्वपूर्ण, या सुधारित प्रौद्योगिक, जो उभरती अर्थव्यवस्था के लिए समस्या समाधान के जितने भी टूल्स हैं, जितने भी उपकरण हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और भी बहुत सारे सिविलाइजेशन है। अब यहाँ डिफरेंस देखो, संस्कृति और सभ्यता में क्या डिफरेंस है? तो संस्कृति तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, और मूल्यों का जितना भी संग्रह है, वो क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। सभ्यता क्या है? समाज का प्रगतिशील अवस्था और संगठित रूप, ठीक है, यानी जितनी भी सारी चीजें प्रोग्रेशन पे हैं, वो क्या है? प्रोग्रेशन जो अवस्था है, वो क्या है? सभ्यता कहलाता है। समाज की जितना भी प्रोग्रेशन हो रहा है सोसाइटी के अंदर, ये समाज का जो स्ट्रक्चर है, या समाज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। संस्कृति जो है अमूर्त और मूर्त दोनों हैं, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज भी आते हैं और बहुत सारी चीज ऐसे भी आते हैं, जैसे कि हमारे क्लोथ हैं, हमारे टूल्स हैं, तो वो भी संस्कृति के अंदर है, यानी वस्तुएं भी आती हैं, और हमारा जो आदतें हैं, जो रहन सहन है, जो मैनर्स हैं, वे ऑफ कंडक्ट है, वो संस्कृति के अंदर आता है। लेकिन सभ्यता के अंदर क्या आता है? कोई भी स्ट्रक्चर जैसे सामाजिक स्ट्रक्चर, या भौतिक पहलू कोई भी आ सकता है, कोई भी सिविलाइजेशन आ सकता है, कोई भी सिटीज, साइट्स आ सकती हैं। संस्कृति सभ्यता से पहले विकसित हुई। भाई संस्कृति तो चलती ही आ रही है जमानों से, लेकिन सभ्यता क्या है? संस्कृति के बाद उत्पन्न हुई है। संस्कृति सभ्यता के बिना हो सकती है, लेकिन सभ्यता संस्कृति के बिना संभव नहीं है। यह स्थिर रहती है और अगली पीढ़ी तक क्या है? ट्रांसफर होती है। वैसे तो स्थिर है नहीं, ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, लेकिन हाँ थोड़ी चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से चीजें खत्म नहीं हो रही। लेकिन सभ्यता क्या है? धीरे धीरे विकसित हो रही है। क्या हो रही है? लगातार विकसित हो रही है। सोशल स्ट्रक्चर जैसा आज था, जैसी आज सिविलाइजेशन है, आगे नहीं होगी। जैसी पहले थी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो खत्म ही हो गई एक तरीके से। तो क्या हो रहा है? विकसित हो रही है, लगातार विकसित होती रहती है।
भारतीय संस्कृति में योग, धर्म और त्योहार होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता और आधुनिक तकनीकी युग जो डिजिटलाइजेशन है, ठीक है, वो मैं बार बार कह ही रही हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, आधुनिक तकनीकी युग है, तो ये सारे क्या हैं, सभ्यता के अंदर आते हैं। संस्कृति जो है सभ्यता का हिस्सा होती है। विविध संस्कृति समाज के भीतर सभ्यता का निर्माण करती है। संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संस्कृति सभ्यता के विकास की पूर्व शर्त है और सभ्यता संस्कृति की प्रगति का मंच प्रदान करती है। यानी सभ्यता में सारी चीजें किस चीज पे हैं, अपग्रेडेशन पे हैं, सारी चीजें क्या है, प्रोग्रेशन पे हैं, सारी चीजों का क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, सारी चीजों का क्या हो रहा है, प्रगति होती जा रही है। चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो कोई साइट हो, चाहे कोई सिटीज हो, कोई भी चीज हो, सारी चीजों का क्या हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है, किसके अंदर, सिविलाइजेशन के अंदर। संस्कृति और सभ्यता के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम आवश्यक है, जैसे कि समाज, ठीक है भाई। समाज में जो लोग रह रहे हैं उन्हें संस्कृति की भी जरूरत है और उन्हें सभ्यता की भी जरूरत है। सभ्यता के अंदर यानी उन्हें प्रोग्रेशन की भी जरूरत है, उन्हें प्रगति की भी जरूरत है। तो समाज की प्रगति ही सिविलाइजेशन कहलाती है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता वहां के लोगों को परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है और लोग इसे जानने के लिए भारत आते हैं, ठीक है। तो ये था टॉपिक। निष्कर्ष और पढ़ लेते हैं कि संस्कृति और सभ्यता क्या है, दोनों सामाजिक अवधारणाएं हैं। लेकिन संस्कृति में क्या है, संस्कृति हम चीजों को अपनाते हैं, सीखते हैं, लेकिन सभ्यता में हम क्या है, सभ्यता में प्रोग्रेशन होता है, प्रगति होती है। संस्कृति की समाज के विचार, रीति रिवाज, सामाजिक दृष्टिकोण का प्रतीक, लेकिन सभ्यता क्या है, कला, साहित्य, जीवन शैली और वास्तुकला जैसे भौतिक रूप में संस्कृति को दर्शाती है। हमारी संस्कृति हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाती है, लेकिन सभ्यता क्या है, हमारे पास जो चीजें अवेलेबल हैं, जो मटेरियल चीजें अवेलेबल हैं, उनका जो प्रोग्रेशन है उसको दर्शाती है। सभ्यता को संरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संस्कृति को रखना, क्योंकि यह हमारे समाज की पहचान को बनाए रखती है। वर्तमान समय में सभ्यता और संस्कृति के आपसी प्रभाव स्पष्ट हैं और दोनों में परिवर्तन समाज के गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। यानी अब जैसे कि डिजिटलाइजेशन आ रहा है तो उससे क्या है, समाज पे भी प्रभाव पड़ता है और सभ्यता पे भी प्रभाव पड़ता है ना। अब है सामाजिक बदलाव, सोशल चेंज। वैसे ये टॉपिक हमने पीछे भी पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, किसी भी सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक अंतःक्रियाओं में बदलाव होना सामाजिक बदलाव कहलाता है। यानी जो हमारे बातचीत करने का तरीका है, जो हमारा इंटरेक्शन है, जो हम समाज में रहते हैं, जो जितना भी हमारा वे ऑफ लिविंग है उसमें जो चेंज आ रहा है वो क्या कहलाता है, सोशल चेंज कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। जितने भाई विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट है, जो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्व हो रहे हैं, भाई चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है सारी चीजें चेंज हो रही हैं, है ना। पहले फोन सोशल मीडिया जानता था और स्मार्टफोन जब आए उससे पहले किसी ने सोचा था कि ऐसे फोन भी आएंगे, हाँ। अब से 50 साल पहले, 20 साल पहले की भी अगर बात करें तो क्या है, प्रगति, क्रांति, यानी एक इवोल्यूशन का काम करा है। विकास जैसे शब्द सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा से निकटता से जुड़े हुए, इसे अच्छी तरह परिभाषित किया जा सकता है। यह किसी समाज के समय के साथ व्यवहार के साथ पैटर्न, सांस्कृतिक मूल्य और सामान्यतः स्वीकृत मानदंडों में किसी भी तरीके के प्रासंगिक परिवर्तन को संदर्भित करती है। यानी जो हमारे वैल्यूज हैं, जो जितना भी हमारा पैटर्न है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है समाज का, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सारी चीजों में डेवलपमेंट चल रहा है, सारी चीजों में इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये परिवर्तन प्राद्योगिक भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकली भी हो सकते हैं और सामाजिक आंदोलनों सहित कई कारकों से प्रेरित हो सकते हैं। आज की समस्याओं का समाधान करने और सामाजिक प्रगति करने के लिए सामाजिक परिवर्तन को समझना प्रासंगिक है। यानी हमें सोशल चेंज को समझना होगा। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ अगर देखें तो समय के साथ क्या होने वाले प्रमुख बदलाव को संदर्भित करता है, जो अक्सर व्यवहार, मूल्य, संस्थानों को प्रभावित करते हैं। यानी जो चीजें चेंज हो रही हैं, भाई जो भी बदलाव आ रहा है ना हमारे जीवन में, वो क्या है,
वो सामाजिक बदलाव है, चाहे हमारे रहन सहन में हो, चाहे हमारे व्यवहार में हो, चाहे हमारी सोच में हो, चाहे हमारे मूल्य में हो, चाहे हमारे स्थल पे हो जहां हम रहते हैं, किसी भी तरीके से, रिलीजन के आधार पे हो सकता है, सोसाइटी के आधार पे हो सकता है, वे ऑफ लिविंग के आधार पे हो सकता है, मोड ऑफ कंडक्ट के आधार पे हो सकता है, तो वो सारे क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यानी समय के साथ होने वाले बदलाव को हम क्या कहते हैं, सामाजिक बदलाव कहते हैं। ठीक है। जैसे कि टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी आ रही है तो टेक्नोलॉजी से हमारी कितनी चीजें आसान हो गई हैं और कितना हमारा जो रहन सहन है वो कितना बदल गया है। जैसे कि अपने घर में देख सकते हैं, पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर थी, तो चीजें कितने टिपिकल थी। चाहे आप व्हीकल देख लें, पहले के टाइम पे इतने व्हीकल नहीं थे, तो पब्लिक कन्वेंस से जा रहे हैं, कहीं भी जाने में एक एक दिन लग रहा है, दो दो दिन लग रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, पर्सनल व्हीकल है, घर में कोई भी काम कर रहे हैं, चलो कपड़े धोने की बात कर लो, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर सारे कपड़े धुल भी जाते हैं, पानी के अंदर भी वॉश हो जाएंगे और सूख भी जाएंगे, तो टेक्नोलॉजी है। कोई भी हमें चीज, जैसे कि मशीन होती है, ये क्या बोलते हैं, ग्राइंडर, पहले के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, अब हमें कोई भी चीज मिक्स करनी हो, कोई भी ग्राइंड करना हो, तो हम तुरंत ग्राइंडर यूज करेंगे। तो टेक्नोलॉजी क्या है, इनोवेट हो रही है। तो प्राद्योगिक नवाचार क्या है, सोशल चेंज ला रहा है ना, तेजी से। इकोनॉमिक चेंज भी हो रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक चेंज कैसे होते हैं, इकोनॉमिक चेंज होते हैं कि पहले के टाइम पे खाना बनाना हो तो चूल्हा जलाना पड़ता था, मतलब जलता तो अब भी है चूल्हा, अब भी चलाते हैं बहुत लोग, लेकिन मोस्ट ऑफ द अगर कम्युनिटी में देखा जाए, या मोस्ट ऑफ द पीपल आज के टाइम में क्या है, गैस वाला चूल्हा यूज कर रहे हैं, वो वाला मिट्टी वाला चूल्हा नहीं यूज करते। तो क्या है, तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक चेंजेस है कि गैस का सिलेंडर लेके आए और खाना बन गया 5 मिनट के अंदर। तो ये चीजें भी इफेक्ट करती हैं। दूसरा क्या है, सोशल मूवमेंट, यानी सामाजिक आंदोलन जो हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं। और कल्चरल ट्रांसमिशन, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन मूल्यों और विश्वासों में बदलाव पर आधारित होते हैं, तो जो समाज में सह अस्तित्व रखते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज क्या है, भाई गतिशील है, चेंज हो रही हैं चीजें, आज जो है वो कल नहीं होगा। आज जो हम जिस तरीके से हमारा जो रहन सहन है वो आज है, लेकिन आज से अगर 20 साल बाद अपने आप को इमेजिन करें तो क्या ऐसा होगा, या आज से हम 50 साल पहले देखें और आज की लाइफ को देखें तो कितना बदलाव हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये गतिशील और बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन, प्रभाव किस पे पड़ता है, सामाजिक परिवर्तन का गहरा प्रभाव सामाजिक संरचनाओं पर पड़ता है, जैसे कि वर्ग प्रणाली, पारिवारिक संरचनाएं और संगठनात्मक श्रेणियों में बदलाव शामिल है। ठीक है। सांस्कृतिक मानदंड और मूल्यों पर प्रभाव, यानी कल्चरल नॉर्म्स पे और वैल्यूज पे। भाई जैसे समाज बदल रहा है, जैसे धारणाएं बदल रही हैं, तो उसी तरीके से जो संस्कृति चली आ रही है, जो संस्कृति की धारणाएं हैं, जो संस्कृति के नॉर्म्स हैं, जितने भी स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं, वो भी धीरे धीरे उन पे भी प्रभाव पड़ता है, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा उनमें भी। हर एक इंडिविजुअल पे भी इफेक्ट पड़ता है और एक समुदाय पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसकी विशेषता क्या है कि भाई अगर समाज में बदलाव हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर में बदलाव हो रहा है या हमारे पड़ोस में बदलाव हो रहा है, ये यूनिवर्सल है। लेकिन कहीं क्या हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो रहा है। जैसे कि गांव में अभी कम परिवर्तन है, लेकिन शहरों की तरफ ज्यादा परिवर्तन है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन उसी ओर अगर हम गांव में जाएं तो गांव में इतने चेंजेस नहीं है, लेकिन हो सभी जगह रहे हैं चेंजेस। तो ये क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। सभी समाजों में क्या है, सामाजिक परिवर्तन होता है, लेकिन इसकी सीमा और गति जो है वो अलग है। डायनामिक नेचर है। देखो डायनामिक, चाहे संस्कृति की बात हो रही हो, चाहे समाज की बात हो रही हो, चाहे सभ्यता की बात हो रही है, तो ये सारी ही चीज क्या है, गतिशील है। कोई भी चीज एक जगह नहीं रुकी हुई है, सारी चीज क्या है, चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, चीजें इवोल्व हो रही हैं। तो जैसे प्राद्योगिक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, इनमें विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। तो ये भी क्या है, डायनामिक नेचर है, गतिशील है, चेंज हो रही है। क्यूमुलेटिव है, यानी परिवर्तन पिछले परिवर्तनों के आधार पे होते हैं और संयुक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं। भाई चेंजेस पहले के आधार पे तो होंगे। अब कोई थॉट बना होगा तो पहले वो थॉट है जब भी तो अगला थॉट आएगा। अगर वो थॉट ही नहीं है तो कैसे अगला थॉट आएगा। तो कोई भी चीज पहले से चली आ रही है, उसके आधार पे आगे परिवर्तन होगा। आपस में जुड़े हुए हैं। किसी एक क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन अक्सर अन्य क्षेत्र में बदलाव लाता है, जैसे कि तकनीकी प्रगति का सांस्कृतिक प्रथाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। तो सारे क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं।
इंडिविजुअल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और किसी भी ग्रुप या कम्युनिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इसकी जो गति है वो अलग है, कहीं जल्दी हो रहा है बदलाव, कहीं धीमे हो रहा है। अब थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज देख लेते हैं। पहली है इवोल्यूशनरी थ्योरी, हिंदी की तरफ चलेंगे। इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या है? समाज और संस्कृति का विकास। तो समाज और संस्कृति, ये कंसेप्ट कहाँ से आया इवोल्यूशन का? तो इवोल्यूशन जो है वो डार्विन ने जो थ्योरी दी थी। तो समाज और संस्कृति के विकास की अवधारणा सामाजिक विज्ञान के चार्ल्स डार्विन की जैविक विकास की थ्योरी से आई है, क्योंकि वहां चेंजेस देखने के लिए मिले। तो चार्ल्स डार्विन ने, एक ब्रिटिश जीव विज्ञानी ने, जैविक विकास के सिद्धांत पर यह चर्चा की। इंफॉर्मेशन क्या है? मानव संस्कृति एक प्रकार की सूचना है जो व्यक्ति से व्यक्ति तक और शिक्षा और प्रजनन के माध्यम से संचारित होती है। भाई संस्कृति जो है एक तरह की इंफॉर्मेशन ही तो होती है जो मानव संस्कृति है। तो जैसे जीन प्रजनन के माध्यम से संचारित होती है, यह माना गया है कि समाज और संस्कृति भी क्या है? जैविक विकास के अधीन है। चेंजेस क्या है इसमें? सिद्धांत में मूल क्या है, मेन चीज क्या है कि परिवर्तन मानव समाज की एक विशेषता है। भाई ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ही समाज की, कि समाज चेंज तो होगा ही। तो ये विचार क्या है? यूनिलीनियर थ्योरी के अंतर्गत आता है। साइक्लिक थ्योरी क्या है? साइकिल ऑफ राइज, यानी स्पेंगलर और आर्नोल्ड ने तर्क दिया था कि समाज और सभ्यताएं चक्रों में बदलती हैं। जैसे कि भाई किसी भी इंसान का जन्म होता है, उसका उत्थान यानी उसका अपग्रेडेशन भी होगा, बहुत बार वो डाउन भी आएगा, उसका पतन भी होगा, और फिर से उत्थान आएगा, यानी बढ़ता रहता है इंसान, गिरता रहता है। तो इसी तरीके से सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक उसी तरीके से किसी व्यक्ति का जन्म भी होता है, वो मैच्योर भी होता है, फिर वो बूढ़ा भी होगा और फिर उसकी डेथ भी होगी। तो साइकिल ऑफ राइज जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, फिर पुनर्जन्म होगा, हो सकता है हो जाए पुनर्जन्म, फिर दोबारा से मैच्योर होगा, फिर अपनी जीवनचर्या चलाएगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर इंसान क्या है? खत्म हो जाएगा। मूल अवस्था क्या है? मूल अवस्था क्या है कि जर्मन विचारक स्पेंगलर के अनुसार हर समाज में एक जीवन चक्र होता है, जन्म, विकास, परिपक्व और पतन। यह जीवन चक्र पूरा करने के बाद समाज अपनी मूल अवस्था में लौटता है और यह चक्र फिर से शुरू होता है। ठीक है, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज देख लेते हैं। तो चेंज इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मार्क्सियन क्या कहते हैं कि ये मानता है कि समाज के आर्थिक ढांचे में बदलाव सामाजिक परिवर्तन का प्राथमिक चरण है। भाई अगर इकोनॉमी में चेंज आता है तो समाज में परिवर्तन आ जाएगा। मतलब आपके पास पैसा हो, आपके पास कंटिन्यूअसली अच्छी अर्निंग आप लोग कर रहे हैं, तो आपके रहन सहन में सारी चीजों में बदलाव आ जाएगा। आपका सबसे पहला चेंज होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्ति, जैसे प्राकृतिक संसाधन, भूमि, श्रम, कच्चा माल, मशीनें, उपकरण, जितने भी टूल्स हैं, उत्पादन के तरीके, तकनीक, मानव आदतें और नैतिकता, सारे मिलकर क्या करते हैं? समाज की आर्थिक संरचना को बनाते हैं। इसकी प्रगति क्या है? सामाजिक संबंधों और परिवर्तन को निर्धारित करती है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है? द्वंद्व, यानी एक दूसरे से बहस करना, एक दूसरे से लड़ना, उसे हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। या फिर थॉट्स का मैच ना होना, वो भी एक तरीके से द्वंद्व होता है या संघर्ष होता है। तो पहला क्या है? अपोजिंग इंटरेस्ट। अपोजिंग इंटरेस्ट क्या है? व्यक्ति और समूह के बीच विरोधी हित संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। जैसे अमीर और गरीब के बीच में, भाई कन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही, अमीर और गरीब की कभी मैच थोड़ी ना हो पाता है। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, यानी मजदूर वर्ग के जो लोग हैं या फिर जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, तो इनके पास, इनमें क्या है? विरोधी हित के कारण उनके बीच क्या होता है? संघर्ष जो है वो नेचुरल है, कन्फ्लिक्ट जो है हो गई। इक्विलिब्रियम थ्योरी क्या कहती है कि जहां संतुलन सिद्धांत सामाजिक प्रणालियों में स्थिरता बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं को उजागर करता है, यानी ये चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम बना रहे। लेकिन कन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहती है कि जैसे ऊंच नीच का फर्क होता है, इसी तरीके से द्वंद्व पैदा होता है। तो ऐसी अस्थिरता, संघर्ष और सामाजिक अर्थव्यवस्था पैदा करने वाले कारकों पर जोर देता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी थ्योरी क्या कहती है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो समाज में होने वाले परिवर्तनों की बात होती है, तो अधिकांश लोग इसे तकनीक के संदर्भ में देखते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, साइंस आ रही है, तो चीजें क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो प्रौद्योगिकी न केवल समाज के परिवर्तन का एक कारण है बल्कि एक महत्वपूर्ण कारक है। पूरी मानव सभ्यता तकनीकी विकास का परिणाम है। ठीक है, जितनी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो किसका परिणाम है? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का।
कंप्यूटर का क्या इम्पैक्ट है? तो कंप्यूटर ने हमारे जीवन में सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, चाहे वो रेलवे की टिकट बुक करने हो, हॉस्पिटल्स हो, कॉलेजेस में हो, बैंकों में हो, बड़े व्यवसायों में, और एजुकेशन तो सबसे मेन है जो इन्होंने इसके अंदर छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, एक टूल का काम करता है, और ये एक फैक्टर भी है, ये एक कारक भी है, और ये एक रिफ्लेक्शन भी है किसका? सामाजिक बदलाव का। तो सामाजिक बदलाव या सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो हमारे रहन सहन में बदलाव हो रहा है, जो हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे वे ऑफ टॉकिंग में, सारी चीज़ों में जो बदलाव हो रहा है उसे हम सामाजिक बदलाव कहते हैं। लेकिन उसमें एजुकेशन की क्या भूमिका है? तो एजुकेशन एक टूल की तरह काम करते हैं। कहते हैं अगर किसी पीढ़ी को बदलना हो तो उस पीढ़ी को पढ़ाना पड़ेगा, या किसी एरिया को हमें बढ़ाना हो, या किसी एरिया में अगर हमें बदलाव लाना है तो उस एरिया को एजुकेट करना पड़ेगा। तो एजुकेशन क्या करता है? ब्रिजिंग सोसाइटल डिवाइड्स, यानी एजुकेशन एनकरेज सोशल इंटीग्रेशन एंड एड्स इन मिनिमाइजिंग सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ये एक सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाता है और एक कम्युनिटी की सोच को बदलने में मदद करता है। ठीक है भाई, अगर समाज पढ़ेगा, कहते हैं ना पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तो ये क्या करता है? एक ब्रिज का काम करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, यानी जो हमारे बेसिक राइट हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उन्हें बढ़ावा देना। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा से हम अवेयर होते हैं, तो शिक्षा लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। एजुकेशन एक मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने राइट्स से अवेयर होते हैं कि हमारे एक्चुअल राइट हैं क्या। तो हमारी सोच को, हमारे निर्णय लेने को, और हमारी जो भागीदारी है उन सबको क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। ठीक है, जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, या SC ST हैं, या बैकवर्ड लोग हैं, उनको एम्पावर करती है। अगर हम पिछड़े वर्ग को पढ़ाएंगे तो वो लोग क्या हो जाएंगे? एम्पावर हो जाएंगे, वो भी सशक्त हो जाएंगे, उन्हें भी अपने राइट्स का पता चल जाएगा, और इससे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो एजुकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एजुकेशन हम दें हाशिया ग्रुप को, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, और वो एक बदलाव का कारण बनेगा समाज के अंदर। सामाजिक परिवर्तन जो है एक साधन के रूप में शिक्षा कैसे है? तो ये एक परिवर्तन का वाहक है। तो शिक्षा समाज में एक योजनाबद्ध और इच्छित परिवर्तनों को लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। भाई एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, ये ज्ञान भी प्रदान करती है, स्किल्स भी डेवलप करती है, वैल्यूज भी देती है किसी व्यक्तियों को, और जब सारी चीजें किसी भी इंसान को मिल जाएंगे तो उसके सामने कितनी भी चुनौती आ जाए, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, सबका वो सामना कर सकेगा। तो ये क्या है? एक परिवर्तन का काम करती है। और क्या काम करती है शिक्षा? दृष्टिकोण, किसी का विजन है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी के वैल्यूज हैं, उन्हें भी चेंज करने का काम करती है। तो शिक्षा जो है महत्वपूर्ण सोच को बदलती है, हमारी जो सोच है, आधुनिक दृष्टिकोण डेवलप करती है हमारा, और हमारे जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उन्हें बढ़ावा देती है, जिससे हम चीज़ों को एडेप्ट भी करते हैं और हमारे अंदर भी बदलाव आते हैं, और जो पुरानी स्टीरियोटिपिकल थॉट जो चली आ रही है, जो रूढ़िवादिता है, उससे लड़ने की हमारे अंदर क्षमता पैदा होती है। समानता को बढ़ावा देना, एजुकेशन है तो इक्वलिटी भी होगी। तो शिक्षा क्या है? सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में जो असमानता है वो कम की जा सकती है। सभी लोगों में अगर समानता उत्पन्न करनी है, समानता पैदा करनी है, तो भाई हमें सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा? शिक्षित करना पड़ेगा। स्पेशली फोकस किस पे है? जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो SC ST हैं, जो निचला वर्ग है। तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो शिक्षा क्या है? व्यक्तियों में तकनीकी कौशल यानी टेक्नोलॉजी स्किल डेवलप करती है, वैज्ञानिक ज्ञान यानी साइंटिफिक नॉलेज डेवलप करती है, जिससे वो कुछ ना कुछ इनोवेट करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जब नया करेंगे तो समाज में क्या होगा? बदलाव होगा। सामाजिक जागरूकता, भाई एजुकेशन अगर हम किसी को दे रहे हैं, किसी को हम एजुकेट कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो वो अपने अधिकारों से भी जागरूक होगा, उसे अपने कर्तव्य भी पता चलेंगे, सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में भी उसके अंदर जो भावना है वो उत्पन्न होगी। अब आ गया है सोशल मोबिलिटी, जिसे हम सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं। सामाजिक गतिशीलता क्या है? समाज के भीतर व्यक्तियों या समूहों को सामाजिक श्रेणी, स्थिति या वर्ग में बदलाव से है। भाई समाज में देखो वर्ग भी बनाए जाते हैं, जैसे अमीर और गरीब है,
स्थिति भी अलग होती है, किसी की स्थिति कुछ है, किसी की श्रेणी भी बनाई जाती है, किसी की कास्ट अलग है, किसी का रिलीजन अलग है। तो इन सारे बदलाव को हम क्या कहते हैं, जो ये बदलाव होते जा रहे हैं इसे हम सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं। ये सारी चीजें प्रभावित किससे होती हैं, शिक्षा से होती हैं। पैसा, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो हमारा ऑक्यूपेशन है, ये पेशा यानी होता है जो हमारा काम है, जो हमारी नीतियां इन कारकों से प्रभावित होती है। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार क्या है? गतिशील होता है समाज में बदलाव आना बहुत सारे कारणों की वजह से। तो सामाजिक गतिशीलता के प्रकार अगर बेस्ड ऑन डायरेक्शन हम देखें, अपवर्ड मोबिलिटी यानी ऊपर की तरफ बढ़ना, जैसे कि उच्च सामाजिक स्थिति की ओर बढ़ना, जैसे कि किसान का बेटा क्या है, डॉक्टर बन गया, तो ये क्या है, ये किस तरीके का गतिशील हुआ, ऊपर की तरफ बढ़े लोग। भाई किसान है तो अपने जीवनचर्या बस चला रहे हैं, लेकिन अगर उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या आईआईटी कुछ भी बन जाए, आईएएस बन जाए, तो वो क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी उसका क्या है, उत्थान हो रहा है। निम्न गतिशीलता यानी डाउनवर्ड मोबिलिटी, कोई बिजनेसमैन है और वो क्या हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए और वो मजदूर बन जाए, तो वो क्या है, डाउनवर्ड मोबिलिटी है। पार्टिसिपेशन के आधार पे इंट्रा जेनरेशनल मोबिलिटी, यानी एक क्लर्क का क्या है, मैनेजर बनना, या फिर एक कांस्टेबल का क्या बनना, आईएएस बनना। तो ये क्या है, इंट्रा जेनरेशनल मोबिलिटी, यानी व्यक्ति के जीवन काल में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव। भाई इससे बड़ा बदलाव थोड़ी ना हो सकता है। इंटरजेनरेशनल क्या होता है, खुद से, यानी मजदूर का बेटा क्या बन जाना, वकील बन जाना या फिर आईएएस बन जाना। ठीक है। परिणाम के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, यानी एक शिक्षक का एक स्कूल से दूसरे स्कूल में क्या होना, ट्रांसफर होना। ठीक है। वर्टिकल मोबिलिटी क्या है, एक ऐसा बदलाव जिसमें सामाजिक रैंक में परिवर्तन हो, जैसे कि फैक्ट्री मजदूर क्या है, वो उद्यमी बन जाए या उसकी पोजीशन आगे हो जाए, या फिर वो खुद ही इंडस्ट्री लगा ले। स्ट्रक्चर मोबिलिटी क्या है, आर्थिक या सामाजिक संरचना में बदलाव होने के कारण होने वाली गतिशीलता, जैसे कि औद्योगिकरण में नए रोजगार के अवसरों का निर्माण होना। ठीक है। एक्सचेंज मोबिलिटी क्या है, व्यक्तिगत पदों में बदलाव, लेकिन समग्र वर्ग संरचना में कोई परिवर्तन नहीं, कि बस पद में किसी का बदलाव हो रहा है, किसी का पद, कोई सिंपल एम्प्लॉय था वो मैनेजर हो जाए, या कोई भी टीम लीडर हो जाए, टीएल वगैरह बन जाए। ठीक है। जो सोशल मोबिलिटी को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं, तो भाई शिक्षा किसी इंसान को एक बेहतर इंसान बनाती है, तो अच्छे अवसर मिलते हैं, कौशल डेवलप होते हैं और उसे योग्यताएं भी मिलती हैं एजुकेशन के द्वारा, तो एजुकेशन अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। आर्थिक विकास, अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आपकी प्रगति होगी, तो ये क्या है, ये भी आगे लेके जाते हैं और हमारे अवसर खुल जाते हैं। शहरीकरण, गांव से शहर की तरफ आप जा रहे हैं, तो ये भी एक गतिशीलता का ही कारक है। सरकारी नीतियां यानी जो आरक्षण प्रणाली है, जैसे कि SC/ST को आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण क्यों दिया जाता है, ताकि जो जनरल वाले लोग हैं या जो हाई लेवल वाले, मतलब ऊपर के लेवल के जो लोग हैं, उसमें बैलेंस बन जाए, वो लोग भी उनके बराबर आ जाएं। ठीक है। तो ये क्या है, ये भी मोबिलिटी है। प्राद्योगिक और नवाचार यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, तो प्रगति नई उद्योग और व्यवसाय को जन्म देती है, जिसमें गतिशीलता संभव होती है। ठीक है। सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी, तो नेटवर्क, सामाजिक संपर्क में आना, सांस्कृतिक संसाधन गतिशीलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब है चार्ल्स कूले सोशल थॉट। देखो बार बार पूछा जाता है, इसके 2 मैंने कराए हैं, चार्ल्स कूले कराया है और पीए सोरेकॉन कराया है, दोनों पूछे जाते हैं। तो चार्ल्स कूले का आपने एक कंसेप्ट सुना होगा, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, है ना, अगर सुना हो। तो चार्ल्स कूले क्या है, एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, हिंदी की तरफ ही चलते हैं। एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्होंने सामाजिक अंत्यक्रिया और आत्म पहचान को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, कि समाज में हम किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं और हम समाज के आधार पे अपना कैसे परसेप्शन बनाते हैं, खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी को लेके इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इनका जो कार्य था व्यक्ति और समाज के संबंध पर केंद्रित था, इनका जो मुख्य काम था। तो कूली के जो विचार हैं वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से अपने आत्मबोध का निर्माण करते हैं, यानी हम लोग
किस लिए, क्या कोई भी काम कर रहे हैं, मानो शादी है, शादी अच्छी क्यों कर रहे हैं, अच्छी शादी है बुरी शादी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? तो अच्छी शादी वही मानी जाती है जिसमें अच्छा पैसा लगाया जाता है। और अच्छा पैसा क्यों लगा रहे हैं? समाज को दिखाने के लिए। अच्छे कपड़े हम पहन रहे हैं, मतलब मोस्ट ज्यादातर बता रही हूँ मैं, वैसे तो अपनी खुशी के लिए भी। अब टाइम चेंज हो रहा है, अब लोग अपनी खुशी देखने लगे हैं, लेकिन हम क्या है, दूसरों के परसेप्शन पे जीते हैं कि दूसरा हमारी तारीफ करेगा या दूसरा हमें अच्छा बताएगा या दूसरा हमारी तारीफ करे, इसलिए हम अच्छा रहें, इसलिए हम अच्छे कपड़े पहने, इसलिए हम पैसा खर्च करें, इसलिए हम संसाधनों पे अपनी चीज पैसा खर्च करें। तो क्या इन्होंने इसी चीज पे बात की है कि हमारा जो आत्मबोध है, हमारा जो परसेप्शन है, वो कैसे बनता है समाज में अंतःक्रिया करके, है ना, कि भाई पड़ोसी क्या कहेंगे, गांव समाज या फिर कोई भी समाज हो सकता है, समाज सबका होता है ना। तो हम अपने से ज्यादा समाज पे ध्यान देते हैं। किसी का बच्चा फेल हो गया तो बच्चे से उन्हें टेंशन नहीं कि बच्चे पे क्या बीत रही होगी, क्या टेंशन होगी कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि फलाने का बच्चा फेल हो गया, है ना। तो प्रमुख सामाजिक विचार क्या है इनकी? जो फेमस थ्योरी थी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी थी। ठीक है, तो कुली ने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने इस बात, ये जो थ्योरी है ये इस बात को बताती है कि व्यक्ति अपने आत्मबोध का निर्माण दूसरों के दृष्टिकोण पर कैसे करता है। भाई हम अपना जो परसेप्शन है, अपना जो आत्मबोध है, अपनी जो थॉट है, वो हम दूसरे के आधार पे बनाते हैं, दूसरे के दृष्टिकोण पे। इन्होंने इसके 3 चरण बताए हैं। पहला कि कल्पना करना कि हम दूसरों को कैसे दिखाई देते हैं। हम ये इमेजिन करते हैं कि इन कपड़ों में मैं कैसी लगूंगी, दूसरा कैसे देखेगा। अगर कोई कपड़े आपने खरीदे और आपने पहन के दिखाए और किसी ने कह दिया छी कितने गंदे लग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कितने भी अच्छे आपको लग रहे हैं, अच्छा अच्छी नहीं लग रही, ठीक है चेंज कर देते हैं। तो आप क्या है, दूसरों के परसेप्शन पे कल्पना करते हैं कि दूसरों को हम कैसे देखेंगे। दूसरों की प्रतिक्रिया निर्णयों की व्याख्या करना, यानी दूसरे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, कैसा रेस्पॉन्स देते हैं, कैसा निर्णय ले रहे हैं, उसकी हम व्याख्या करना। इन व्याख्याओं के आधार पर भावनाएं और आत्मबोध विकसित करने, यानी उनके अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने परसेप्शन को जाहिर करना, अपने परसेप्शन को डेवलप करना। यह विचार सामाजिक प्रतिक्रिया यानी सोशल फीडबैक की भूमिका को आत्म परिभाषा के में उजागर करता है। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसी के नाम से जाने जाते हैं और यही चीज आपको घूम फिर के सब जगह मिलेगी। यानी हम दूसरों के अकॉर्डिंग अपना परसेप्शन बनाते हैं कि अगर हम इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हैं तो दूसरों को भी अच्छे लग रहे होंगे, दूसरों ने बुरा बता दिया तो कपड़े भी बेकार हैं, है ना। या कोई भी चीज हो, A to Z कोई भी चीज हो सकती है। आप कितनी भी अच्छी चीज लेके आए, एक इंसान ने उसे बुरी बताई, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसे 10 इंसान बुरी बता रहे हैं तो फिर वो बेकार ही है। प्राइमरी ग्रुप्स, यानी कुली ने प्राथमिक समूह किसे कहा है? परिवार, करीबी मित्र और घनिष्ठ सामाजिक समूह के सामाजिकरण में महत्व में रेखांकित किया है। देखो हमारा जो सामाजिकरण है सबसे पहले परिवार से होता है, फिर उसके बाद हमारे दोस्त आस पड़ोस आता है, स्कूल आ जाता है और हमारी सोसाइटी आ जाती है। तो उनका मानना था कि समूह सामाजिक मानदंडों, भावनात्मक संबंधों और नैतिक मूल्य के विकास में मौलिक भूमिका निभाते हैं। कि हम जो हमारे जो सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, उसमें किसका रोल होता है? भाई हमारे घर परिवार का रोल होता है, हमारी सोसाइटी का रोल होता है, हमारे पड़ोसियों का, हमारे दोस्तों का, हमारे स्कूल का। थर्ड है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की परस्परता। तो कुली ने समाज को क्या बताया है? एक इंटरकनेक्टेड या इंटरेक्टिव बताया है कि इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन के माध्यम से चीजें होती हैं। तो इन्होंने परस्पर जुड़े हुए तंत्र के रूप में देखा है, जहां व्यक्ति और समूह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम एक दूसरे को प्रभावित ही तो करते हैं, है ना। तो उन्होंने समाज के अलग थलग व्यक्तियों के विचार पर विरोध किया और तर्क किया कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे सह निर्भर है ना। भाई कोई हमें बता रहा है कि तुम इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हो, तो हम भी तो दूसरे को बताते हैं कि अरे, बहुत बार कोई हमसे पूछे भी ना, लेकिन हम तब भी अंदर से बताते हैं कि हमें अगर वो पर्टिकुलर कोई भी इंसान है, किसी की ड्रेसिंग सेंस या किसी का कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि वाओ यू आर लुकिंग सो ग्रेट, है ना। सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कुली ने दूसरों के प्रति गहरी और सहानुभूतिपूर्ण समझ की वकालत की। उन्होंने मानना था कि सामाजिक अंतःक्रियाओं में सामंजस्य और समाज में सामूहिकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। यानी सिंपैथी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटरेक्शन जो हम दूसरों के साथ, यानी समाज में जो हम रहते हैं, हमारे बीच में क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए।
शिक्षा में इनका क्या योगदान था कि शिक्षा में सामाजिक अंत्यक्रिया पर इनका ध्यान था, इंटरेक्शन पे सारा जो फोकस था वो इनका सोशल इंटरेक्शन पे था, सोशल इंटरेक्शन पे, परसेप्शन पे, जो हमारा आत्मबोध है। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ, कुली ने लुकिंग ग्लास सेल्फ अवधारणा शिक्षक, छात्र और सहपाठियों के रिश्ते को, महत्व को रेखांकित करती है। यानी इस थ्योरी को हम किसी से भी जोड़ सकते हैं। तो छात्र क्या है भाई, देखो हम, अब मैंने तो अभी कपड़ों के लिए बताई कि मैं कपड़े पहन रही हूँ, कोई मुझे अच्छा बता रहा है तो ठीक है, नहीं बता रहा है तो मैं अपना परसेप्शन तुरंत चेंज कर दूंगी कि अच्छे कपड़े अच्छे नहीं है तो चेंज करने चाहिए, है ना। इसी तरीके से अगर इस थ्योरी को स्कूल के अंदर जोड़ा जाए तो बच्चे का जो आत्मसम्मान है, बच्चे का जो आत्मविश्वास है, या बच्चे का जो मोटिवेशन है वो कहाँ से विकसित होता है, एक टीचर से विकसित होता है। अगर वो क्लास में अच्छे नंबर लेके आ रहा है, क्लास में एक अच्छा बच्चा है, टीचर की रेस्पेक्ट कर रहा है, टीचर उसकी तारीफ कर रहा है, तो उसका परसेप्शन बिल्ड हो रहा है। क्लास में पीछे बैठने वाला बच्चा है, उसे रोज गालियां पड़ रही हैं, रोज डांट पड़ रही है, पिटाई भी उसकी हो रही है, तो उसका जो परसेप्शन है, उसका जो आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है, उसकी जो प्रेरणा है, उसी के आधार पे बनेगी। ठीक है। दूसरा क्या है, शिक्षा में प्राथमिक समूहों की भूमिका। प्राथमिक समूह यानी हमारा जो सामाजिकरण है, यानी हमारी जो चीजें हैं वो किसके इंटरेक्शन में आके हमारी चीजें डेवलप होती हैं, यानी हमारा जो सामाजिकरण है किसके संपर्क में होता है आके, हमारे परिवार में, दोस्तों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, है ना। तो इससे क्या है, इससे बच्चों का समग्र विकास में मदद मिलती है। शिक्षण में सहानुभूति यानी टीचिंग में, तो कुली ने सहानुभूतिपूर्ण समझ पर जोर देने के लिए विचार सामने आता है कि शिक्षकों को छात्रों की विविध पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, यानी सिंपैथेटिक होना चाहिए टीचर को। वो पहले टीचर को बच्चे को समझना चाहिए, उसकी सिचुएशन क्या है, कैसा उसका बैकग्राउंड है, कहाँ से वो आ रहा है, और फिर ये सारी चीजें समझने के बाद टीचर को क्या फॉलो करना चाहिए, इंक्लूसिविटी को फॉलो करना चाहिए और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। सहयोगात्मक और सामुदायिक आधारित शिक्षा होनी चाहिए, यानी सारे बच्चे एक दूसरे को सहयोग करके पढ़ें, सारे बच्चे टीम में काम करें, ग्रुप में काम करें, पार्टिसिपेट करें। इससे क्या है, इससे महत्व देने के शैक्षिक दृष्टिकोण को प्रेरित करती है। समूह परियोजना यानी ग्रुप प्रोजेक्ट कराएं, ग्रुप में एक दूसरे को गाइडेंस दें, एक दूसरे को सहयोग करें, तो इस दृष्टिकोण के अनुरूप है। ठीक है, यानी ये अवधारणा। सामाजिक विकास और नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, तो सामाजिकरण की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुली ने बताया है कि शिक्षा केवल एकेडमिक नॉलेज के लिए नहीं होनी चाहिए। शिक्षा से हमारा जो हमारा मोरल वैल्यूज है, नैतिकता है, जो हमारी नागरिकता है, सिविलाइजेशन है, अंतर्व्यक्तिक कौशल है, जो हमारा इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल स्किल है, वो भी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इजी सा था, अगर इसे कहानी की तरह समझेंगे कुछ भी नहीं है ना। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग भी तो दूसरों के परसेप्शन पे ही जीते हैं। मम्मी ने कह दिया कि ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे तो ये नहीं पहनेंगे, या भाई ने कह दिए, पापा ने कह दिए, पड़ोसियों ने कह दिए, कोई भी हमारे मित्र हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हम किसी ना किसी से तो रेस्पॉन्स लेते हैं कि बताना है कैसे लग रहे हैं। या फिर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हम किसी ना किसी को साथ लेके या पूछ के या किसी के रेस्पॉन्स से काम हम करते हैं, है ना। अब है हमारा लास्ट टॉपिक है, मे बी सेकेंड लास्ट, नहीं इसके बाद ह्यूमन राइट्स भी है। ये है पीए सोरोकिन। पीए सोरोकिन हिंदी में ही चलते हैं, हिंदी में थोड़ा जल्दी सा भी हो जाता है और आप लोग टच भी कर पाते हैं। तो पीए सोरोकिन क्या है, अमेरिकी समाजशास्त्री और सामाजिक दार्शनिक थे, जिन्होंने समाज में परिवर्तन, सांस्कृतिक गतिशीलता यानी जो कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी है उस पे, और सामाजिक वर्गीकरण के अध्ययन में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। समाज में जो वर्ग बनाए गए हैं, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है कि जात पात के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के आधार पे, पैसे के आधार पे या पेशे ऑक्यूपेशन के आधार पे समाज में वर्ग बना दिए जाते हैं, उसे हम सामाजिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, सोरोकिन का काम यह समझने में महत्वपूर्ण है कि समाज कैसे विकसित होता है, कैसे सोसाइटी बनती है, संस्कृति और सभ्यता के बीच परस्पर क्रिया क्या होती है, और समाजों को आकार देने में व्यक्ति और संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। जो सोसाइटी को शेप देते हैं, जो भी लोग, जो भी इंसान या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन, उनका क्या रोल है। तो इनके प्रमुख सामाजिक विचार क्या थे कि थ्योरी ऑफ सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स,
यानी सोरोकिन ने ये प्रस्तावित किया कि समाज दो प्रमुख सांस्कृतिक प्रकारों के बीच झूलता है। पहला क्या है? सेंसेट कल्चर। सेंसेट क्या होता है? भौतिकवाद, जो मेटीरियलिज्म है या इंद्रियों के अनुभव, यानी बहुत सारी चीजें हम देख के अनुभव करते हैं, या अनुभवजन्य विज्ञान या एम्पेरिकल साइंस पे जो सारी चीजें केंद्रित होती हैं, उसे हम सेंसेट कल्चर बोलते हैं। आइडिएशनल कल्चर, आइडियल क्या होते हैं? हमारे मूल्य। तो आइडिएशनल यानी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, या फिर किसी भी फिलोसोफर की अवधारणा, या फिर जो हमारे धर्म से रिलेटेड हमारे जो मूल्य होते हैं उस पे आधारित होती है आइडिएशनल कल्चर। तीसरा क्या है? आइडियलिस्टिक कल्चर। आइडियलिस्टिक यानी सेंसेट और आइडियस्ट, इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या है? आइडियलिस्टिक कल्चर है। सेकंड जो थॉट है इनका, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। तो सोरोकिन ने समाज में क्या है? पदानुक्रमित संरचनाओं और उनमें व्यक्ति और समूह की गतिशीलता का अध्ययन किया है। यानी इन्होंने देखा कि समाज में जो वर्गीकरण है वो कैसे हो रहा है, और जो समाज की संरचना है, समूह की गतिशीलता का, सारे मतलब जो जितनी भी मोबिलिटी है सारी चीजें इन्होंने देखी। इन्होंने देखा कि समाज में जो मोबिलिटी है ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में एक गतिशील समाज के लिए आवश्यक है। भाई देखो, मोबिलिटी क्या होती है कि बहुत से लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से लोग ऊपर से नीचे भी आ जाते हैं। अब जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छी चीज है, गलत? सभी चाहते हैं आगे बढ़ना, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ है। और बहुत बार कोई डाउनवर्ड आ गया, किसी के में डाउनवर्ड मोबिलिटी आ गई, वही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि भाई कोई बिजनेसमैन है और वो दिवालिया घोषित हो जाए, लेकिन वो क्या करेगा? वो फिर यहां से उठेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो ये मानते हैं कि समाज में मोबिलिटी होनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे ये स्थिरता को रोकती है, स्टेबिलिटी नहीं होती। अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा और जो आदमी नीचे गिर गया वो वहां का वहीं पड़ा है, तो फिर ना तो कोई फायदा ही नहीं होगा, फिर समाज आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, ना डेवलपमेंट होगा किसी चीज का। तो अगर स्थिरता को रोकती है तो इसी से क्या होता है? इनोवेशन आता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ नया करके ही तो आगे बढ़ेंगे, कुछ नया सोचेंगे, है ना। और जो इंसान आगे बढ़ा हुआ है ऑलरेडी और वो नीचे गिर गया, उसे फेलियर मिल गया लाइफ में, वही बिजनेसमैन, मानो कि कोई बिजनेसमैन है और उसका लॉस हो गया, वो जीरो पे आ गया, तो वो भी क्या करेगा? फिर दोबारा से उठेगा और कुछ नया करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या है? समाज में बदलाव आएगा। अल्ट्रुइज्म एंड सोशल सॉलिडेरिटी यानी परमार्थ और सामाजिक एकता। तो सोरोकिन ने सामाजिक एकता और निर्माण में और मानव प्रगति के परमार्थ की भूमिका पर जोर दिया। इन्होंने कहा है कि निस्वार्थ, एक दूसरे की हम सहायता भी करते हैं और सहयोग को बढ़ावा देने की इन्होंने वकालत की। अगर हम एक दूसरे को निस्वार्थ काम करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं समाज के अंदर, तो उससे एक अच्छा कोहेसिव सोसाइटी बनती है। सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए वो एक आवश्यक तत्व है। क्राइसिस एंड रिकंस्ट्रक्शन। क्राइसिस होता है किसी चीज का पतन होना, किसी चीज को संकट में आना, और रिकंस्ट्रक्शन होता है पुनर्निर्माण। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन है, वो जीरो पे आ गया, तो उसका पुनर्निर्माण कैसे होगा? फिर उठेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर कुछ काम करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है। और क्राइसिस होता है कि थोड़े दिन के लिए लैग चल रहा है, किसी का बिजनेस है बीच में बिल्कुल ठप हो गया लेकिन फिर अच्छा चल गया, मतलब खत्म तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा डाउन हो गया। तो सोरोकिन का तर्क था कि सामाजिक संकट जैसे कि युद्ध, क्रांतियां और आर्थिक पतन अक्सर मूल्यों का पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक प्रतिमानों में बदलाव का कारण बनते हैं। तो ये संकट क्या करते हैं? समाज को दोबारा से निर्माण करते हैं। मानो युद्ध छिड़ जाए, कोई भी क्रांति हो जाए, पैसे की समस्या आ जाए पूरे देश के अंदर, तो फिर क्या होगा? एकदम से लोग जागरूक होंगे और दोबारा से एक नए समाज की संरचना होगी। ठीक है। इंटीग्रल अप्रोच टू नॉलेज यानी सोरोकिन ने मानव ज्ञान को एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत की जो विज्ञान, दर्शन और धर्म को समाहित करता है। उनका मानना था कि जटिल सामाजिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए यह दृष्टिकोण आवश्यक है। ठीक है। शिक्षा में क्या योगदान था? कल्चरल एजुकेशन यानी सांस्कृतिक शिक्षा। तो सोरोकिन ने सांस्कृतिक गतिशीलता या विचार का सुझाव देते हैं कि शिक्षा को क्या करना चाहिए? सांस्कृतिक प्रकार के साथ संरेखित करना चाहिए, जबकि छात्रों को संभावित परिवर्तनों के लिए तैयार करना चाहिए। वही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, सेंसेट कल्चर, आइडिएशनल कल्चर और वो आइडियलिस्टिक कल्चर, ये सारी चीजें पीछे वाली आ गई हैं। एल्ट्रुइज्म को बढ़ावा देना और सोशल इथिक्स को बढ़ावा देना, सोशल मोबिलिटी को बढ़ावा देना कि समाज में गतिशीलता बनी रहेगी तो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव को एडेप्ट करना, उसके अनुकूल बनना। तो इससे हम क्या करेंगे, अगर हम समाज में जो बदलाव है उसी में अपने आप को भी ढाल लेंगे और बदलते जाएंगे, तो इससे हमारी समस्याएं का भी समाधान होगा और समाज में एक लचीलापन आएगा और हमारी सोच भी विकसित होगी। इंटीग्रेटिव करिकुलम यानी सोरोकिन के समग्र दृष्टिकोण में एक ऐसा पाठ्यक्रम विकसित करने की वकालत की जाती है जो वैज्ञानिक ज्ञान को दार्शनिक और नैतिक दृष्टिकोणों के साथ जोड़ता है। यानी ये मानते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज को किससे कनेक्ट किया जाए, किससे इंटीग्रेट किया जाए, फिलोसोफर्स से या फिर मोरल विजन से कनेक्ट किया जाए। ठीक है। ग्लोबल एंड कल्चरल अवेयरनेस यानी इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक चक्रों से के विश्लेषण से वैश्विक इतिहास, सांस्कृतिक जागरूकता और तुलनात्मक अध्ययन को पढ़ाने का महत्व उजागर होता है। छात्रों को क्या करना चाहिए, मानव अनुभव की विविधता को समझने और सांस्कृतिक बदलाव को पहचानने में मदद करती है। अब है ह्यूमन राइट्स यानी हमारे अधिकार, मानव अधिकार जिसे हम बोलते हैं। तो भाई मानव अधिकार क्या होते हैं, जिससे हम अपने जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकें, वो होते हैं मानव अधिकार। मानो एजुकेशन नहीं मिल रही तो एजुकेशन सबका अधिकार है, हॉस्पिटल में सुविधा सबका अधिकार है, सबको हॉस्पिटलिटी चाहिए। जो अगर कोई बीमार है इंसान, किसी भी तरीके से जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी तरीके से हम अपने जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं, जो हमें स्वतंत्रताएं मिलती हैं, वो क्या होता है, मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार सभी मनुष्य के मूलभूत अधिकार हैं और स्वतंत्रताएं हैं, फ्रीडम है, जो नस्ल के आधार पे, लिंग के आधार पे, राष्ट्रीयता के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पर या किसी भी अन्य स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना यानी इक्वलिटी पे होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, सबको मिलते हैं अधिकार। ऐसा नहीं है कि मेरे अलग हैं तुम्हारे अलग हैं, सबके अधिकार अलग हैं, सॉरी सेम है। ये अधिकार क्या है, सार्वभौमिक होते हैं यानी यूनिवर्सल हैं। यहाँ भी यही अधिकार चल रहे हैं, दूसरे स्टेट में भी चल रहे हैं, दूसरी कंट्री में भी चल सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हैं सब जगह अधिकार सबको मिलते हैं। अविच्छन है, कोई चेंज नहीं होंगे, तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी। अपने अकॉर्डिंग हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ना तुम्हारा पड़ोसी चेंज करेगा, कोई नहीं चेंज करेगा। चेंज कैसे होंगे, गवर्नमेंट के द्वारा चेंज होंगे। एक दूसरे पर निर्भर हैं, जो गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की नींव बनाते हैं। इनकी मुख्य विशेषता वही सेम कि सार्वभौमिक है, सभी जगह लागू होते हैं बिना किसी भेदभाव के। अविच्छिन्नता यानी छीन नहीं सकता तुमसे कोई, कानूनी सीमाओं के तहत या विशेष परिस्थितियों की वजह से, मतलब कानून तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकते हैं, लेकिन वैसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। अखंडता और पारस्परिक निर्भरता यानी सभी अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकार कितने होते हैं, मेन वैसे तो कई सारे प्रकार होते हैं, मेन जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकार यानी जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मतदान, वोट देने का अधिकार सभी को है। आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार क्या होते हैं, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन सभी के लिए है, स्वास्थ्य का अधिकार और काम करने, हर कोई काम कर सकता है, काम करने का अधिकार। अगर कोई भी इंसान 18 साल का है तो वो काम कर सकता है, तो काम करने का अधिकार सबके पास है। लेकिन काम क्या होना चाहिए, कोई भी लीगल काम होना चाहिए, इलीगल नहीं। सामूहिक अधिकार यानी आत्मनिर्णय का अधिकार और स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। मानव कल्याण में मानव अधिकारों की भूमिका क्या है, जो ये अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे वेलफेयर में कैसे रोल प्ले करते हैं। तो भाई ये हमारी गरिमा की रक्षा करते हैं, हमारे रेस्पेक्ट, मतलब हमारा जो आत्मसम्मान बना रहे। तो हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे, कोई भेदभाव करे, तो हम उसके साथ क्या है, एक्शन ले सकते हैं कोई भी। तो भेदभाव या शोषण की व्यक्तियों से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों के बावजूद सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए, सबको सब रेस्पेक्ट चाहते हैं। समानता और भेदभाव रहितता को बढ़ावा देना यानी ना तो किसी के साथ भेदभाव होना चाहिए और सभी को क्या है, इक्वलिटी से देखा जाए, उन्हें हर चीज में इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ये रोल है। तीसरा क्या है, जो हमारी बेसिक आवश्यकता है, जो बेसिक नीड है, वो सब तक पहुंचनी चाहिए, जैसे कि हवा, पानी, बिजली, सारी चीजें है ना, खाद्य सामग्री। तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार खाद्य, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताएं की पहुंच की गारंटी देता है। और ये भी सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति एक गरिमा जीवन जीने के लिए सक्षम हो, यानी एक रेस्पेक्टफुल लाइफ हम जी सकें सम्मान के साथ। जो हाशिया ग्रुप है, वंचित समूह है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, उसको एम्पावर करता है। जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो अपने जितने भी राइट्स हैं सबको यूज कर सकते हैं, जहां जिसको जिसकी जरूरत है ना।
शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, यानी न्याय, जवाबदेही और कानून के शासन को बढ़ावा देकर मानवाधिकार संघर्ष और हिंसा को रोकने में मदद करते हैं, है ना। लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहन करते हैं, यानी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। हमें अपने अधिकारों का पता है, सबको अपने अधिकारों का पता है। अगर हर किसी को ह्यूमन राइट्स के बारे में पता है, अपने राइट्स के बारे में पता है कि कहाँ कौन सा राइट हमें लेना है, तो हम किसी से ना डर सकते हैं ना दब सकते हैं, हर जगह अपनी भागीदारी कर सकते हैं। तो जब सब जगह भागीदारी होगी तो वो क्या होगी, लोकतांत्रिक भागीदारी होगी। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स क्या है, जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ावा देते हैं। हम हर जगह निर्णय भी ले सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। स्थायी विकास को बढ़ावा देते हैं। जब सबको सबके राइट्स पता होंगे तो हम क्या है, हमारा डेवलपमेंट भी होगा, सभी का डेवलपमेंट होगा। न्याय के लिए ढांचा प्रदान करते हैं। किसी को न्याय चाहिए, किसी को जस्टिस चाहिए, किसी को किसी भी तरीके का जस्टिस हो, तो हम अपने राइट्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, न्याय ले सकते हैं। तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों और मानवाधिकार आयोगों जैसे तंत्र न्याय दिलाने और परिवर्तन सुनिश्चित करते हैं। जो ये मानवाधिकार है, मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? भाई शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है, अब कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं है, उसे वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, तो उसे अपने राइट्स का ही नहीं पता होगा। अगर हम शिक्षित हैं, अगर हम एजुकेटेड हैं, तो हमें अपने अधिकारों का भी पता होगा और हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी क्या होगी, जागरूकता होगी, हम लोग अवेयर होंगे। क्योंकि एजुकेशन हमें सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, हमारी समझ विकसित करती है, हमें पता चलता है कि हमें कैसे सम्मान से जीवन जीना है। एम्पावर करती है एजुकेशन, सशक्त बनाती है, मजबूत बनाती है, हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, है ना। जो अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ खड़े हो पाते हैं। भेदभाव और असमानता को कम करती है, यानी जो इनइक्वलिटी है उसको खत्म करती है और इक्वलिटी ले पाती है। जो पहले से चीजें चली आ रही है, पूर्व गिरह जो रूढ़िवादिता है, रूढ़ियों या कोई भी पुरानी सोच जो चली आ रही है उसको चुनौती देती है। ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या करती है, समान पहुंच प्रदान करके समाज में क्या करता है, इनइक्वलिटी को कम करता है। और जब इनइक्वलिटी कम हो जाएगी तो एक अच्छा समाज बन जाएगा, और अच्छा समाज होगा तो उसमें मोबिलिटी होगी, लोग आगे बढ़ेंगे। शांति और सहिष्णुता की संस्कृति का निर्माण करती है। सबको अपने राइट्स पता है, कोई किसी के एरिया में गोलीबारी होने लगे, कुछ भी दंगा फसाद हो जाए, तो वहाँ क्या है, कोई भी फायरिंग कर रहा है तो पुलिस उसे तुरंत उठा के ले जाएगी। तो ये सारे राइट्स ही तो हैं, तो वहाँ फिर क्या होगा, शांति होगी, है ना। तो शांति और सहिष्णुता संस्कृति का भी निर्माण करते हैं हमारे राइट्स। अब बोलोगे ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ। मानवाधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम, यानी कोई भी किसी भी तरीके का उल्लंघन करता है तो उसका जवाब कौन देती है, मोदी सरकार, है ना। तो एक शिक्षित समाज क्या करता है, मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए सरकारों और संस्थानों को जवाबदेह ठहराने की अधिक संभावना रखता है। स्थायी विकास को बढ़ावा देता है। भाई जब एजुकेशन होगी तो मतलब सारी चीजें अच्छी होंगी, क्वालिटेटिव एजुकेशन होगी तो लोग आगे बढ़ेंगे, उनका डेवलपमेंट होगा, है ना। महिला और वंचित समूह को सशक्त बनाते हैं। महिलाएं जो हैं, अगर महिलाएं हैं चाहे पिछड़ा वर्ग है, अगर वो सशक्त हो जाएगा, अगर वो पढ़ लिख लेगा तो वो अपने राइट्स भी पता चल जाएंगे। अब महिलाएं हैं, पहले की महिलाएं कितना सहती थी, लेकिन आज के टाइम में महिलाओं से ही लोग डरते हैं कि कहीं कंप्लेंट ना हो जाए, है ना। देखो गलत भी फायदा उठाते हैं, गलत फायदा तो उठाना नहीं चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। गलत फायदा उठाना, किसी की आत्माओं को दुखाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक इंसान ऊपर भी बैठा है जो सबको देखता है। तो गलत से हमेशा डरना चाहिए, गलत किसी के साथ मत करो, ना गलत सहो ना करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। पता नहीं कितनी देर की क्लास होगी, बहुत काफ़ी टाइम हो गया, गले में भी दर्द होने लगा है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और ये भी बता के जाना कि एंड तक किसने क्लास देखी है, क्योंकि पता चलता है कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने लोग एक्टिव होके पढ़ रहे हैं, ठीक है। चाहे आप एक बार में देख रहे हैं, चाहे 2 बार में देख रहे हैं, यानी 2 पार्ट में अगर आप इसको देख रहे हैं या एक पार्ट में भी देख रहे हैं, तो भी कमेंट सेक्शन में बता के जाना है कि किसने कंप्लीट क्लास देखी है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं।